हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। जी हाँ, मैं दीपेंद्र आज फाइनली आपको बताने वाला हूँ डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। जैसा आप सब जानते हैं, हमारा ये जो किल शॉट वन शॉट प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम 40 डेज में आपकी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन को एक फाइनल कल्मिनेशन देने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अभी तक हमने कैलकुलस और अलजेब्रा काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। अलजेब्रा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कैलकुलस में अभी अब तक हमने फंक्शंस, डिफरेंशिएशन और ये सारी चीज़ें कवर की हैं। और अब फाइनली इंटीग्रेशन के बाद अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। हम सबसे पहले समझेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल्स का कंसेप्ट क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली डेफिनेट इंटीग्रल्स होते क्या है। तो समझिए स्टूडेंट्स, बड़ी आसान सी बातें हैं। सिमिलरली जैसा हमने सीखा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, वैसे ही अगर मैं कहूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक एक्सप्रेशन, एक फंक्शन किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है, मतलब अगर इंटीग्रल है, तो उसमें अगर मैं लिमिट्स पास कर दूं, अब ये लिमिट्स का क्या मतलब होता है, अगर वहां पर मैं एक अपर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब उसे किसी एक डोमेन में मैं डिफाइन करना चाहूं, उस डेफिनेट इंटीग्रल को, मतलब उस इंटीग्रेशन को अगर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं डिफाइन करना चाहूं, तो उसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। बट इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब व्हाट इज द कंसेप्चुअल सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का बड़ा शानदार सा मीनिंग है, दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। अब समेशन के लिए एरिया अंडर द कर्व का कंसेप्ट कुछ ऐसा कहता है, जैसे मान लो ये आपका फंक्शन है, इस फंक्शन को लेट्स से हम कह देते हैं एफ ऑफ एक्स, है ना, और इस फंक्शन की एक्स एक्सिस पे वैल्यूज है, मान लो ये है पॉइंट ए और लेते हैं ये पॉइंट बी। तो अगर इस फंक्शन से नीचे और एक्स एक्सिस से ऊपर, मतलब ये जो बाउंडेड रीजन है, कौन सा रीजन स्टूडेंट्स, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, अगर मैं इस रीजन का एरिया निकालना चाहूं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कहता है आप मुझे यूज करिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन कहता है आप ऐसा कुछ कर लीजिए, आप कहां से शुरू कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, आप ए से शुरू कर रहे हैं, तो आप लोअर लिमिट रखेंगे ए। आप कहां से कहां तक जा रहे हैं, आप सर बी तक जा रहे हैं, तो आप अपर लिमिट पास करेंगे इंटीग्रेशन में बी। ऑल्दो इन्हें कैसे रखा जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, जिस फंक्शन के अंडर का एरिया आपको फिगर आउट करना है, दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो आप इस तरीके से इसे इंटीग्रेट करिए और वैल्यूज पास करिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, थोड़ी देख लिए, कुछ ऐसा था, कैसा था, मान लेते हैं सर कि एक फंक्शन था साई ऑफ एक्स, है ना, या फाई ऑफ एक्स, और इससे डिफरेंशिएट करने पर आपका एफ ऑफ एक्स आता था, इससे डिफरेंशिएट करने पर आपका एफ ऑफ एक्स आता था। तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने पर मुझे साई ऑफ एक्स मिल रहा होगा। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। तो एफ ऑफ एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो इंटीग्रल, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा साई ऑफ एक्स। लेकिन चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको साई ऑफ एक्स में ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स भी पास करनी होंगी। अच्छा, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे पास की जाती है, बड़ी सिंगल सी, बड़ी सिंपल सी, बड़ी सॉर्टेड सी फिलॉसफी है। आप बस छोटी सी दो चीजें करेंगे स्टूडेंट्स। वो क्या चीजें हैं, पहले आप पास करेंगे b टू दिस कर्व, यानी इस हमारा जो साई एक्स, जो कि इस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है, इसमें ये b वैल्यू पास करेंगे x की जगह, तो आप पहले लिखेंगे साई ऑफ b, और इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे लोअर वैल्यू पास की गई इस फंक्शन में, आप इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे साई ऑफ ए, मतलब इसे वैसे तो फाई कहते हैं, बट विच एवर फंक्शन यू वांट टू कॉल इट। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एज फार एज डेफिनेट इंटीग्रेशन इज कंसिडर्ड। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में चीज़ें कैसे होंगी या आपको करनी है, बड़ी आसान सी बातें हैं, और यही बातें शायद काफ़ी हद तक यहाँ लिखी हुई हैं, है ना। डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है वो आपको बताया जा रहा है, और इस तरह के फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी आपको सिखाया जा रहा है। इसके साथ मैंने एक थोड़ा सा एड ऑन करने की कोशिश की। मैंने आपको समझाया कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हमने वो भी इसके थ्रू सीखा। चलिए विद दैट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ और चीजें सीखेंगे और समझेंगे। सबसे जरूरी और सबसे खास बात, इंटीग्रेशन में हमारे पास हुआ करता था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो यहाँ रिमूव हो जाता है, क्योंकि आप सी में से सी सबट्रैक्ट करोगे। जब आप अपर लिमिट करोगे तो भी एक कांस्टेंट टर्म आएगी, जब आप लोअर लिमिट रखोगे तब भी एक कांस्टेंट टर्म आएगी, और वो कांस्टेंट टर्म इस कांस्टेंट टर्म को कैंसिल कर देगी। तो जहां तक डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात है, आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से सबसे जरूरी बात कि हर डेफिनेट इंटीग्रल अपने आप में यूनिक होता है। मतलब कभी भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको एक यूनिक आंसर ही मिलेगा, आपको मल्टीपल इनफाइनेटली मेनी आंसर्स नहीं मिल सकते, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही नहीं है। तो एक सिंगल सी यूनिक सा आंसर आएगा, उसे आप वैल्यू निकाल लेंगे और फाइनली आप आंसर ले लेंगे।
Apart from that, yes, the above definition is nothing but the statement of second fundamental theorem of integral calculus. जो first fundamental theorem थी वो हमारी differentiation में हम use कर रहे थे, और rather हम integration की fundamental theorem use कर रहे थे, differentiation में basic principle of डिफरेंशिएशन यूज किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो थ्योरम है इसे सेकंड थ्योरम कहा जाता है. जस्ट फॉर योर नॉलेज रिमेंबर दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, चूंकि हम IIT मेंस और एडवांस के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे हैं, तो हम सीधे काम की बातों पर आएंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे. सबसे ज़रूरी बात, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. जैसा हमने जस्ट अभी डिस्कस किया, आपका एक कर्व है, मान लेते हैं f(x), तो f(x) का a से b तक इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे, लोअर लिमिट अगर आप a रखेंगे, अपर लिमिट अगर आप b रखेंगे, तो f(x) का जो इंटीग्रेशन है a से b तक, ये देता है एरिया अंडर द कर्व. मतलब इस कर्व के नीचे का एरिया a से b तक x एक्सिस से ऊपर कितना होगा, दैट एरिया इज गिवन बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन. ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है इस एक्सप्रेशन का. इसे आप हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी और बहुत काम की बात है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन. सो सब्स्टिट्यूशन जैसा हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में अप्लाई करते आए हैं वैसा ही करेंगे. एक छोटा सा चेंज होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो. तो अभी तक जो आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हुआ करती थी वो x के रिस्पेक्ट में हुआ करती थी, बट अब जो आपकी वैल्यूज चेंज होंगी, आपको इंश्योर करना होगा कि जिस भी वैल्यू से आप चेंज कर रहे हो वो उसके करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाए. मैं जो बात कह रहा हूं मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा, बट फिलहाल इसे याद रखिए बस एज अ फैक्ट कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें तो आप ये याद रखें कि आप फाइनली आपकी लिमिट्स भी चेंज करें. जो आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप रखा करते हैं वो भी सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज होंगी. कैसे होंगी हम एक एग्जाम्पल से सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए बस इस फैक्ट को याद रखिए. Apart from that, yes, there are some more important things, there are some more very crucial things. जैसा हमने indefinite integral में फॉर्मूले पढ़े, वो सारे फॉर्मूले यहाँ बेशक काम आने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं जो हम काफ़ी ज़्यादा अक्सर काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़रूरी बात, सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर किसी फंक्शन को सेम लिमिट से सेम लिमिट तक इंटीग्रेट किया जाए, मतलब अपर लिमिट भी वही है और लोअर लिमिट भी वही है, तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो होगा. जीरो क्यों होगा? क्योंकि वो एरिया अंडर द कर्व कुछ है ही नहीं ना, मतलब वहीं से शुरू किया वहीं पे खत्म कर दिया. तो एरिया बना ही कहाँ, रीजन क्रिएट ही कहाँ हुआ. और अगर रीजन क्रिएट ही नहीं हो रहा है तो उस रीजन का एरिया क्या होगा? देयर इज नो एरिया, देयर इज नो रीजन बेसिकली, तो उसका एरिया होगा जीरो. आप इसे हमेशा याद रखिए. अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो उसका आंसर बिना किसी शक के जीरो होता है. इसे याद रखिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप वेरिएबल चेंज कर दें, मतलब ये लिखा हुआ है f(x) dx अल्फा टू बीटा, इसे आप चाहें तो f(t) dt अल्फा टू बीटा कर दें, क्योंकि इवेंचुअली आप x या t से तो डील कर ही नहीं रहे. आप आखिर में जो डील करेंगे वो अल्फा और बीटा से करेंगे. इस f(x) का भी x के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होगा, इस f(t) का भी t के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ सेम t वेरिएबल में इंटीग्रेशन होगा, और वो दोनों वैल्यू चाहे x हो या चाहे t, वो बीटा और अल्फा से रिप्लेस होगी. आप मेरी बात समझ रहे हैं आई होप. तो फाइनली x और t मैटर ही नहीं करते, मतलब x की जगह अगर मैं k भी रख दूं, f(k) dk, तो भी आंसर चेंज नहीं होने वाला. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स. एंड ऑफ कोर्स एक ज़रूरी बात है, अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर अल्फा से बीटा को मैं बीटा टू अल्फा लिखना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, बिना किसी शक के आप लिख सकते हैं. बस एक छोटा सा चेंज ये होगा स्टूडेंट्स कि जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो आपको एक नेगेटिव साइन अपेंड करना होगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन को. हमेशा इस बात को याद रखिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटरचेंज अगर करनी है तो नेगेटिव साइन आ जाता है वहाँ पर इंटीग्रेशन पर. ये बात बहुत ज़रूरी है जो आपको याद रखनी होगी. देयर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. मान लो अगर मैं ऐसा कुछ कहना चाहता हूँ, मतलब मैं इसे इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ इसे यहाँ से, और ये है हमारा पॉइंट अल्फा और ये है आपका पॉइंट बीटा. ज़रूरी नहीं है C1 और C2 अल्फा और बीटा के बीच में हो, बट फॉर एग्जांपल टू मेक इट ईजियर, टू मेक इट लुक सिंपलर, मैं मान लेता हूँ दो पॉइंट्स हैं जैसे C1 एंड C2 जो कि अल्फा से बीटा के बीच में है. तो आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि सर देखो, अगर आप ओवरऑल अल्फा से बीटा तक का इस कर्व का एरिया अंडर द रीजन, मतलब एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, मतलब इस रीजन में कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से बीटा तक का इस कर्व से नीचे और x एक्सिस से ऊपर वाला जो रीजन है, इसका अगर आप एरिया निकालना चाह रहे थे तो सर इसको आप ऐसे टुकड़ों में, पार्ट्स में भी तो निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं सर पहले अल्फा से C1 तक का निकाला, फिर C1 से C2 का निकाला, फिर C2 से बीटा तक का निकाला, वो भी तो एक ही बात है. आप सोच के देखो, आप अल्फा से C1 निकालिए मतलब ये वाला एरिया, आप C1 से C2 निकालिए मतलब ये वाला एरिया, और आप C2 से बीटा तक निकालिए मतलब ये वाला एरिया. तो ओवरऑल अल्फा से बीटा तक का ये पूरा एरिया आ जाएगा. क्या आपको ये समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? मतलब अगर अल्फा से बीटा तक का f(x) dx देना है तो इसे हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स अल्फा टू C1 वही सेम f(x) dx प्लस
अल्फा, सॉरी दिस शुड बी C1 to C2, वही सेम एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड देन अगर थोड़ा और प्रोसीड करें तो C2 से बीटा, है ना, C2 से बीटा और वही एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हो रही होंगी और इस तरीके से चीज़ें वर्कआउट होंगी। आई होप ये बहुत ईजिली और स्मूथली समझ आ रहा है आपको कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यस देयर आर सम मोर रिजल्ट्स, जैसे कि ये काफ़ी क्रूशियल रिजल्ट है और ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ये रिजल्ट ऐसे याद रखिए स्टूडेंट, जैसे कि अगर मुझे कभी भी दिया जाए या कहा जाए, मुझसे कहा जा रहा है कि सर अल्फा से बीटा आप इंटीग्रेट करिए कर्व एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, आप लिमिट तो सेम रखिए सर अल्फा से बीटा, लेकिन आप इस x को रिप्लेस कर दीजिए, आप इस x को रिप्लेस कर दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स डी एक्स। ये आंसर अभी भी वही रहेगा, ये आंसर चेंज नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल सी प्रॉपर्टी है जो बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसान, बहुत इजी बना देती है। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो रहे होंगे। एंड यस ऑफ कोर्स देयर इज अनदर वेरी क्रूशियल प्रॉपर्टी, व्हाट इज दैट, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मान लो अगर मतलब इसी प्रॉपर्टी की वो कॉलोरी है, वो इसी प्रॉपर्टी का रादर एक्सटेंशन है, मतलब अल्फा से बीटा की जगह मान लो ऐसा कुछ होता है 0 से अल्फा और आप इंटीग्रेट कर रहे होते एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यही प्रॉपर्टी अगर वापस अप्लाई करें, ध्यान से सुनिएगा, 0 से अल्फा, तो 0 से अल्फा में क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 0 से अल्फा, लेकिन यहां पर अब x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स, तो 0 प्लस अल्फा माइनस एक्स, यानी मैं इसे क्या लिखूंगा, अल्फा माइनस एक्स। तो आप इसे बेशक एफ ऑफ अल्फा माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी प्लीज याद रखिएगा, 0 टू अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 टू अल्फा एफ ऑफ अल्फा माइनस एक्स डी एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजें सीखेंगे। अगेन ये रादर सारी ही प्रॉपर्टीज काफी काम की, क्योंकि इन पर सटली क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं और उन पर चीजें पूछ ली जाती हैं। तो इन्हें याद रखिएगा, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, अगर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, बस ऐसा ही कुछ हो, तो आप क्या करेंगे वो सुनिएगा। आप हमेशा याद रखिए ये दो तरीकों से वैरी करता है, माइनस ए टू ए, मतलब माइनस अल्फा टू अल्फा, जो भी आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, अगर न्यूमेरिकली वो सेम है एक्सेप्ट फॉर द साइन उनके अपोजिट हैं, तो आप हमेशा याद रखिए इसकी वैल्यू 0 होती है अगर एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, और इसकी वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स 0 टू अल्फा अगर 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 एफ ऑफ एक्स हमारा एक इवन फंक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, है ना, और आप सोच के देखो एक फंक्शन है जिसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ साइन एक्स। तो क्या हमें पता है स्टूडेंट्स की साइन एक्स से कैसा फंक्शन है? वी ऑल नो अगर साइन एक्स में एक्स की जगह में माइनस एक्स रखता हूं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी एक ऑड फंक्शन है। और अगर ये एक ऑड फंक्शन है तो माइनस ए से ए यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन बिना कुछ सॉल्व किए आप लिख सकते हो 0। इसे हमेशा याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और जरूरी, एक और खास बात स्टूडेंट्स, इसे भी याद रखिएगा, अगर इसी की जगह कुछ ऐसा दे दिया होता, लेट्स से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कुछ भी मतलब सेम लिमिट होनी चाहिए बस, और लेट्स से इस बार कोई इवन फंक्शन ले लिया, लेट्स से cos x, cos x हमारा इवन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, और अगर इस इवन फंक्शन पे यही सेम ऑपरेशन पूछा होता कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमें पता है cos ऑफ माइनस एक्स cos x होता है, मतलब x को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही होगा। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि cos x एक इवन फंक्शन है? बिल्कुल, cos x एक इवन फंक्शन है। और अगर cos x एक इवन फंक्शन है तो आप बिना सोचे समझे से लिखेगा 2 टाइम्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को आप कर देगा 0 से पाई बाई 2, और ये वापस वही हो जाएगा cos x dx। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, और ये बहुत सटली, बहुत इनडायरेक्टली काफ़ी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो रही होती हैं, तो इन्हें याद रखिएगा, इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यस देयर इज अनदर रूल, बहुत ज़रूरी रूल है, याद रखिएगा। अगर 0 से 2 अल्फा तक कुछ दिखे, अगर 0 से 2 अल्फा मतलब 2 अल्फा तो वो दिखना आपके बस की बात है, आप उसे कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द फंक्शन, कि वो कैसा फंक्शन है, वो इवन है, ऑड है, वो कैसा भी है, ज़रूरी नहीं है, बट अगर 0 से 2 अल्फा एक एक्सप्रेशन है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, मतलब 0 से 2 अल्फा एफ ऑफ एक्स का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप इसे लिख सकते हो 0 से अल्फा एफ ऑफ एक्स, n 0 से अल्फा
टू अल्फा माइनस एक्स, ये काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होता है, इससे भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। चलिए विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। सेम प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करता हूँ, उसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है, आप इसे खुद से पढ़कर भी समझ सकते हैं। एक बार वो जीरो हो जा रहा है, एक बार डबल हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे सामने, इन्हें भी याद रखिएगा। बहुत मज़ेदार सी, बहुत ही क्रूशियल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की तरफ देखूँ तो क्या लिखा हुआ है सर? वो लिखा हुआ है अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स टी एक्स। इसे आप लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा 0 to 1 एफ ऑफ बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। ऑल्दो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली या बहुत रेगुलरली यूज नहीं होती, बट यस वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जो आपको याद होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो पीरियोडिक फंक्शंस पे काम करती हैं, पीरियोडिक फंक्शंस पे कुछ अप्लाई होती है। जैसे अगर मुझसे कभी भी कोई कहे, आई होप यू नो व्हाट आर पीरियोडिक फंक्शंस, जो एक इंटरवल के बाद अपनी सेम वैल्यूज रिपीट करते हैं, अपना सेम पैटर्न रिपीट करते हैं, जैसे फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन आई वुड से, पर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन सेम वैल्यूज रिपीट करता है। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये भी हमारे पीरियोडिक फंक्शंस ही होते हैं। तो इस तरीके से हमेशा आप याद रखिए कि इन फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अब पीरियोडिक फंक्शंस का यूज क्या है? पीरियोडिक फंक्शंस की काम की बात बड़ी जरूरी सी ये है कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है और उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछे, तो आप सोचो ना, सेम चीज बार बार इंटीग्रेट करना है, मतलब सेम रीजन का एरिया बार बार निकालना है, तो उस रीजन का एरिया एक बार निकालो और जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उतनी बार से मल्टीप्लाई कर दो। यही बात आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। अगर कोई आपसे कहे कि एफ ऑफ एक्स अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसको अल्फा से अल्फा प्लस एन टाइम्स टी, टी क्या होता है स्टूडेंट्स? पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन। अगर ऐसा कुछ कहा जाए तो आप इसको निसंदेह बिना किसी शक के लिखिएगा n टाइम्स 0 to t एफ ऑफ एक्स टी एक्स। मतलब बार बार इंटीग्रेट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना, जहां तक वो 0 से t तक जाता है उस डोमेन में आप उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? वो n टाइम से रिपीट हो रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक ही बार एरिया निकाल के n टाइम से मल्टीप्लाई करना आई थिंक ज़्यादा बेहतर है बजाय फॉर्मूला अप्लाई करने के, मतलब पूरा सोचने के। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप ये दोनों वैल्यूज़ को ध्यान में रखें। मतलब अगर ऐसा कुछ दिख रहा है अल्फा से अल्फा प्लस एन टी, तो आप उसे लिखिएगा n टाइम्स 0 to t एफ ऑफ एक्स टी एक्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यस देयर इज अनदर वेरी क्रूशियल प्रॉपर्टी। व्हाट इज दैट? अल्फा टी से बीटा टी, अल्फा टी से बीटा टी, तो आप इसे लिखिएगा सीधे सीधे बीटा माइनस अल्फा 0 to t। मैं सीधे सीधे ये वाला एक्सप्रेशन नहीं बोल रहा हूँ, बस वो प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ कि इनमें क्या चेंजेस आएंगे। एक सबसे जरूरी बात स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस एन टी से बीटा प्लस एन टी, तो एन टी मैटर ही नहीं करेंगे, आप उसे लिख दीजिए अल्फा से बीटा, वो एक ही बात है। मतलब उसके इस रीजन का एरिया निकालूं यहाँ पर, सुनिएगा आप ध्यान से, जैसे साइन एक्स एक कर्व है ना, अगर मैं उसके इस रीजन का एरिया यहाँ निकालूं या यहाँ निकालूं, एक ही बात है। वो रीजन तो यहाँ भी वही है ना, और वो रीजन यहाँ भी वही है, तो आप वहाँ दूर जाके निकालें, इससे अच्छा यहीं पास में रह के निकाल लीजिए। ये कुछ ऐसा सा एक ऑपरेशन है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। रादर ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की, अगर मैं फिर से आपको रिवाइज करवाऊँ तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़, ये वाली प्रॉपर्टीज़ और ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत काम आती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, इन्हें प्लीज़ आप याद रखिएगा। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो वो आपसे शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इनको भी याद रखिए, ये भी आपके काम आएंगे। जैसे सबसे ज़रूरी बात, सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ अबव प्रॉपर्टीज़। तो वो एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि देखो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको अगर यूज़ करें तो ये इंटीग्रल्स उन प्रॉपर्टीज से ही निकल जाते हैं। मतलब कई बार तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा होगा कि आपको इंटीग्रेट करना ही नहीं होगा, आप बस प्रॉपर्टी से ही आंसर ले आएंगे, और ऐसा अक्सर होगा। नॉट जस्ट दैट, एक और ज़रूरी बात, ये काफ़ी ज़रूरी बात है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है कहीं कहीं किसी पॉइंट पे, तो हम उसको उन पॉइंट्स में ब्रेक कर देते हैं। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यू होता है। तो मान लो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है -3 से +3 तक, तो मैं पूरा ओवरऑल एक साथ इंटीग्रेट नहीं करूंगा, वो जहां जहां डिसकंटिन्यू हो रहा है उस पॉइंट पे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा और मेरे को लिमिट्स उसकी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब मैं लिखूंगा -3 से -2 प्लस, मतलब लिमिट्स की बात कर रहा हूँ, फिर -2 से -1 ये वाली लिमिट आ जाएगी, प्लस -1 से 0, फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, क्योंकि एक हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो मुझे उसकी डिसकंटिन्यूटी को चेक करते हुए चलना पड़ेगा, और जहां जहां वो डिसकंटिन्यू हो रहा है वहां पर हमारा इंटीग्रेशन भी ब्रेक होगा, और इस तरीके से हम चीज़ें सोचेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही ज़रूरी थ्योरम है, इसे प्लीज़ याद रखिएगा। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज कॉल्ड लेबनीज रूल, और लेबनीज रूल इट्स लाइक आप मान के चलो जैसे आपको किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन को
डिफरेंशिएट करना है। हमने अभी तक सीखा कि सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है। मतलब अगर किसी इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है तो आप कह दोगे कि सर ये तो इनवर्स है ना एक दूसरे की, तो रेसिप्रोकल एक दूसरे के, मतलब इट्स लाइक दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को नलिफाई कर देता है, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए स्टूडेंट्स कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है तो क्या इस बार भी वही बात होगी, इस बार भी वही थॉट होगा? मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ लेबनीज रूल कहता है कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। कैसा केयरफुल? ध्यान से समझिए। जैसे मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना है, सर मुझे डिफरेंशिएट करना है किसे? एक डेफिनेट इंटीग्रेशन को। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे खास बात कि मान लेते हैं ये जो फंक्शन है, जो लिमिट्स हैं वो भी इसी एक्स वेरिएबल के फंक्शन है ना। तो लेट्स से ये है जी ऑफ एक्स और अपर लिमिट है एच ऑफ एक्स। मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट हो सकता है, वो एक्स का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट मैं मान लेता हूं कि चलो एक्स के ही वो फंक्शंस हैं, कांस्टेंट हुए तो भी वो एक्स के फंक्शन माने जा सकते हैं ना, कांस्टेंट फंक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट जिस फंक्शन को आप डिफरेंट इंटीग्रेट कर रहे थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो था एफ ऑफ एक्स। तो मान लो कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिया जा रहा है। अब लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग, लेबनीज रूल इसको और सिंप्लीफाई कर देता है। आई होप आपको दिख रहा है, यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। यानी एक डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसको हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं वो है एफ ऑफ एक्स, उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, और इसे आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो। तो आप प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि सर अभी भी तो हम इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से कैंसिल करके एफ ऑफ एक्स छोड़ सकते हैं। आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। यहाँ पर इस केस में आप इतनी आसानी से चीजें नहीं कर सकते। क्यों? समझिएगा, कहानी में ट्विस्ट है। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो आपको लिमिट्स का ध्यान रखना होता है। तो लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये करेंगे। तो सबसे पहला काम, आप इस फंक्शन में अपर लिमिट पास करिए। आप इस फंक्शन में अपर लिमिट पास करिए। तो x की जगह अगर मैंने अपर लिमिट पास की तो हो जाएगा f ऑफ h ऑफ x। आई होप आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स। और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करिए द डिफरेंशिएशन, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट, मतलब एच एक्स का डिफरेंशिएशन। और एच एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, एच डैश एक्स। हम इसे लिख सकते हैं ऐसा, माइनस, अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स? अब आप लोअर लिमिट इस फंक्शन को पास करेंगे, मतलब आप जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स को पास करेंगे। तो जैसे ही आपने जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स को पास किया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। आई होप चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी नहीं हो रही हैं और आपको सब कुछ इजीली समझ आ रहा है। और इसके साथ अब आप मल्टीप्लाई करेंगे लोअर लिमिट का फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे जी डैश एक्स। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया है और ये इजीली समझ आ रहा है। इस बात में आपको ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जिस के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना जरूरी है। एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं, आपको और क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ऐसा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ तो लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है इंटीग्रेशन फ्रॉम लेट्स से एक्स स्क्वायर टू लेट्स से ई टू द पावर एक्स, है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स से कुछ भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 3, है ना, और इसको आप टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाह रहे थे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। हमने कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं की है। और इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करते करते आपको कुछ ज़रूरत पड़ी कि सर एक काम करते हैं, इसे तो डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन या क्वेश्चन आपके सामने बना कि ये एक एक्सप्रेशन है, इसका डिफरेंशिएशन वो आपसे पूछ रहा है, और इस एक्सप्रेशन में ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे? लेबनीज रूल कहता है कि सर सबसे पहले तो आप क्या करिए, आप अपर लिमिट इस वेरिएबल में पास करिए। तो टी की जगह मैं पहले रखूंगा ई टू द पावर एक्स। तो जैसे ई टू द पावर एक्स रखा तो ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर ये बना देगा ई टू द पावर 2x प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3। तो ये आपकी होती है अपर लिमिट जब आप फंक्शन में पास करते हैं। बट एक और चीज आपको अब इससे मल्टीप्लाई करनी होगी अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो ई टू द पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ई टू द पावर एक्स, इसे मैं ऐसा कैसा लिख दूंगा, माइनस अब आप करेंगे इस वेरिएबल को, इस हमारी लोअर लिमिट को इस एक्सप्रेशन में पास। तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को टी की जगह रखते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी हो जाएगा एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स टू द पावर 4 प्लस 3। ये आपने क्या पास की स्टूडेंट्स? आपने लोअर लिमिट इस एक्सप्रेशन को पास की। इसके साथ आप ये भी इंश्योर करेंगे कि आप इस लोअर लिमिट का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? वो होता है 2x, तो ये आ जाएगा 2x। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप बस ऐसे ही इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से कैंसिल नहीं कर सकते, आपको लिमिट्स का भी ध्यान रखना होगा और इस तरीके से चीज़ें निकल कर आएंगी। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है कि ऐसा क्यों लिखा और क्यों हुआ। सो दिस इज कॉल्ड द लेबनीज थ्योरम और लेबनीज रूल, या इनडायरेक्टली इन शॉर्ट जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने का सवाल आता है तो आप इस तरीके से इसे सोचते हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स।
Wallis formula, now that's something relevant और rather I would say इसको हम skip कर सकते हैं फिलहाल के लिए, इतना काम का नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में जो अभी हम जेई की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये सेम बड़े आसान से तरीके हैं जिन्हें वर्कआउट कर सकते हैं। ये कुछ काफ़ी ज़रूरी सी चीज़ है जिसे आप याद रखें, ये मैं चाहूँगा कि आप याद रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट से रिजल्ट हैं, इन पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्या कह रहे हैं, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से बड़ा या उसके इक्वल है, तो डेफिनेटली सेम लिमिट्स अगर रखें आप अल्फा से बीटा, तो एफ ऑफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स के डेफिनेट इंटीग्रेशन से बड़ा होगा। लॉजिकली जस्टिफाइड भी है ना स्टूडेंट्स। मान लो ये आपका कर्व है एफ ऑफ एक्स, ये बड़ा है, ये कर्व है जी ऑफ एक्स, ये इससे छोटा है। तो अगर जी ऑफ एक्स का ए से बी तक, मतलब अल्फा से बीटा तक अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं जी ऑफ एक्स का जो कि छोटा है, उसने क्या लिया है, हाँ बिल्कुल उसने जी ऑफ एक्स छोटा लिया है और एफ ऑफ एक्स एक बड़ा कर्व लिया है। आई होप यू आर रियलाइजिंग जी ऑफ एक्स का एरिया अंडर द कर्व बस इतना सा है, लेकिन एफ ऑफ एक्स का अगर आप निकालें तो एरिया अंडर द कर्व इतना सारा है। तो डू यू रियलाइज कि अल्फा से बीटा तक एफ ऑफ एक्स का एरिया जी ऑफ एक्स से ज़्यादा होगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स का एरिया भी तो जी ऑफ एक्स से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अपर कर्व है, वो ऊपर है। अगर इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाए स्टूडेंट, थोड़ी और चीज़ें समझें, सेम प्रॉपर्टी वो 3 फंक्शंस पर भी अप्लाई कर दे रहे हैं जो कि आप इजीली सोच सकते हैं। और ज़रूरी बात कि अगर एफ ऑफ एक्स एक पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है ना, वाई की पॉजिटिव साइड पे होता है, तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होगा। बड़ी आसान सी बात है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक इनइक्वालिटी है, अगर एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है अल्फा से बीटा तक और एफ ऑफ एक्स एल से एम तक के बीच में ही लाई करता है, मतलब एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू अल्फा पर मान लेते हैं कहीं ना कहीं है एल, और एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है लेट्स से एम, तो आप हमेशा लिखिएगा कि सर अगर आप एफ ऑफ एक्स अल्फा से बीटा डिफाइन करना चाहते हैं तो वो एल टाइम्स बीटा माइनस अल्फा से हमेशा बड़ा होगा और एम टाइम्स बीटा माइनस अल्फा से हमेशा छोटा होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट येस देर आर सम मोर रिजल्ट्स, जैसे अगर एक एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो कैसे सोचना है, और अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन है अल्फा बीटा पे, ध्यान से सुनिए, जैसे अगर वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स अल्फा से बीटा तक इंटीग्रेट करके मॉड लेना है, तो मैं कहूँगा इसका मॉड लेके इंटीग्रेट कर दीजिए। ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा इससे छोटा होगा, है ना। मॉड लेने में ये हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे और उस वजह से पूरा एरिया पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप निकाल ले रहे हो एरिया और फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मॉड ले रहे हो, तो यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी और ये छोटा हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेम चीज़ें यहाँ पर हैं, ये भी वही इसी फॉर्मूले का एक्सटेंशन है अगर आप ध्यान से देखें तो। इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बाद अब हम चलते हैं फाइनली हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, लिमिट्स एज अ सम। इसे काफ़ी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अलग अलग क्वेश्चंस में पूछा और यूज़ किया जाता है। इसे एक बार खुद से पढ़िए, फिर हम इसे साथ में समझेंगे। इसे एक्सप्लेन करने का मैं एक अलग तरीका, एक अलग पर्सपेक्टिव देता हूं। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, आपका एक्सप्रेशन कुछ अजीब सा बनेगा। मतलब लिमिट्स एज अ सम एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर हम सीक्वेंस एंड सीरीज को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जब भी कुछ एडिशन या समेशन वाला कोई कंसेप्ट बन रहा होगा ना, तब हम लिमिट्स एज अ सम इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ कॉमन सी चीजें हैं क्लास, जैसे जब भी हम यूज करेंगे तो एक तो समेशन का साइन बन रहा होगा, एक आपका समेशन का ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा होगा। इस समेशन साइन को ही आप इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक और चीज याद रखेंगे कि यहाँ पर जो हम लिमिट्स यूज करेंगे वो जनरली 0 से 1 तक होती है। तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा, मतलब जब ये कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा तो हम इसको 0 से 1 तक में कुछ ऐसा सा लिख रहे होंगे, 0 से 1। अब जैसे ही आपको 1/n दिख रहा होगा, इसमें आपको एक 1/n करके टर्म्स दिख रही होगी, उसको आप dx में रिप्लेस कर देंगे। इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल से। थ्योरेटिकली चीजें समझना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से 1 मिनट के अंदर बहुत डिटेल में आपको समझा दूंगा कि देखो इसको ऐसे सोचा जाता है। बट अगेन थ्योरेटिकली मैं समझाऊंगा ना तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट आप हमेशा याद रखिए कि अगर चीजें ऐसी हो रही हैं कि यहाँ पर r जो 0 है वो n-1 या n तक जा रहा है, आपके पास h है और a प्लस आर एच है, तो आप इसे बेशक लिख सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, a से b f ऑफ एक्स डी एक्स। बट जनरली जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो बनेंगे 0 से 1 तक आपकी लिमिट जाएगी और आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा f ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से कुछ चीजें हो रही होंगी, बट ये कैसे और कब हो रही होंगी इसको मैं डिटेल में एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इसे स्किप करिए। ये वाला पार्ट इज कॉल्ड लिमिट्स एज अ सम। लिमिट्स एज अ सम का मतलब है, एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपको कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन में सबसे जरूरी बात कि h जो है वो होना चाहिए b माइनस a अपॉन n, जो कि 0 को अप्रोच करना चाहिए, मतलब बहुत छोटी वाली होनी चाहिए, और n जो है अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो जब भी मुझे ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखेगा, ऐसा कुछ बनेगा, मतलब क्वेश्चन बनेंगे, सीक्वेंस इन सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां पर आप इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इस एक्सप्रेशन को जब मैं फाइनली लिखना चाहूं तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूं। मतलब अगर लिखा हुआ है h समेशन
एफ ऑफ ए प्लस आर एच, आर क्या होता है स्टूडेंट्स, आर हमारी ये वैल्यू जो अलग अलग बढ़ रही है, मतलब ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ऐसा अगर चला जा रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एफ ऑफ थ्री प्लस एच, ऐसा समेशन आ रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स ए टू बी डी एक्स, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि यहाँ पर h से मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए और ये n इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, मतलब r की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जानी चाहिए। जब ऐसा हो रहा होगा तो आप इसे ऐसा लिख पाएंगे। आई होप ये बात आपको याद रहेगी, और इसे डिटेल में मैं समझाऊंगा कि इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन कैसे न्यूमेरिकल्स में काम आता है और इसे हम कैसे यूज कर रहे होते हैं। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और चीजें सीखते हैं और समझते हैं आगे की चीजें। यस, देर आर सम पर्टिकुलर केसेस, ये उसी प्रॉपर्टी के एक्सटेंशंस हैं जो हमने सीखी। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मुझसे कोई कहे, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और r 1 से n तक जा रहा है, तो आप इस समेशन साइन को लिख लेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन r की वैल्यू अगर 1 रखी, r की वैल्यू अगर 1 रखी तो हो जाता है 1 अपॉन, आर की वैल्यू अगर 1 ट्राई की मैंने तो हो जाता है 1 अपॉन एन, और अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन एन, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी किसे अप्रोच करेगा, 0 को। सिमिलरली जब आर की वैल्यू आप एन रख देंगे तो हो जाएगा एन अपॉन एन यानी 1, तो ये अपर लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी 1। इसी बेसिस पे आप एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 1 अपॉन एन को आप dx से रिप्लेस कर देंगे और एफ ऑफ आर अपॉन एन को आप एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, यानी आर अपॉन एन को आप एक्स लिख देते हैं। सेम बात यहाँ पर सोच के देखो स्टूडेंट्स, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर और वही सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगती हैं। आप इन बातों को याद रखिएगा, ये कुछ पर्टिकुलर सा केस है जो काफ़ी काम आता है। इसी काम की बात की मैं बात कर रहा था अभी जस्ट पिछली वाली स्लाइड में। तो इसे प्लीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपको कुछ ऐसा सा सिनेरियो बनता हुआ दिखे तो आप उसे कुछ डायरेक्टली ऐसा सा लिख सकते हो। नॉट जस्ट दैट, अगर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, r की वैल्यू 1 से pn तक, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो 1 अपॉन एन एफ ऑफ आर प्लस एन, ये समेशन का साइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 अपॉन एन को आप dx लिख लीजिए, ऐसे जनरली याद रखा जाता है। एफ ऑफ आर अपॉन एन को एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए। बस आप लिमिट्स का ध्यान रखिए, लिमिट्स हो जाएंगी अल्फा से बीटा। अब अल्फा क्या होती है स्टूडेंट्स, अल्फा हो जाएगी r अपॉन एच, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और बीटा क्या हो जाएगी r अपॉन एच जब बीटा क्या हो जाएगी, जब ये p को अप्रोच कर रहा है, जब ये p के इक्वल है, मतलब जब p को अप्रोच कर रहा होगा उस वैल्यू पर हम बीटा लिमिट ले लेंगे, बीटा मतलब वो वैल्यू, और फाइनली जब ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो हम उस वैल्यू को ले लेंगे अल्फा। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही है। मतलब ये भी वही बात है क्या, 0 से p, जो आपने 0 से 1 लिखा था वही 0 से p आपको लिखना है। मतलब r की वैल्यू जब आप 1 रख देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एन, और r की वैल्यू जब आप pn रख देंगे तो हो जाएगा pn अपॉन एन, यानी n से n कैंसिल तो बचेगा p, तो आपकी अपर लिमिट हो जाएगी p और लोअर लिमिट उस केस में हो जाएगी 0। मतलब यहाँ पे जो आप लिखोगे वो होगा 0 से p, जैसा आपने लिखा था 0 से 1। सेम बात है, ज़्यादा कंफ्यूज या कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, इसे बस हमेशा याद रखिएगा। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और फाइनली अब हम आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जहां पर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस कंसेप्ट को, जितनी भी सारी चीज़ें सीखी हैं हमने अभी तक थ्योरेटिकली, उन्हें और कंसोलिडेट करेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करें। आई होप इस क्वेश्चन को आपने पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश की। हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया और पूछा क्या जा रहा है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है सर, और वो क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। तो सबसे पहली बात, उसने हमारी बहुत ज़्यादा टेंशन खत्म कर दी है ये कहकर कि एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसको पार्ट्स में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते वक्त। अच्छा, इसके अलावा मैं मेजरली जो देख पा रहा हूँ वो ये दिख रहा हूँ कि सर -3 से 5, -3 से 5, -3 से 5, ऑल्दो एक ऑप्शन में -2 से 2 भी है, देख लेंगे, बट मैं मेजरली जो देख रहा हूँ वो -3 से 5 है। तो मुझे -3 से 5 एफ ऑफ एक्स या 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स को वर्कआउट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं -3 से 5 एफ ऑफ एक्स को लिखने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या बन रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, -3 से 5 एफ ऑफ एक्स dx, ये हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन है जिसको हम निकालने की कोशिश करें। ऑल्दो अगर ये बात नहीं बनी तो मैं क्या ट्राई करूंगा, मैं ऑप्शन बी और ऑप्शन ए भी ट्राई करूंगा, बट पहले मैं देख ले रहा हूं कि मेजरली 2 ऑप्शन मुझे ऐसे दिख रहे हैं, तो क्या ये किसी के इक्वल हैं। और इस तरफ जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है x-1। तो एक काम करते हैं, हम x के लिए चीज़ें चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब x को अगर मैंने रिप्लेस किया, x को मैं रिप्लेस करता हूँ किसी और वैल्यू से। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पर चाहिए x-1, अगर मुझे यहाँ पर चाहिए x-1, तो क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, कैसे ला सकते हैं वो सोचेगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ स्टूडेंट्स कि x को मैं किसी और वैल्यू से रिप्लेस कर दूं। हाँ सर, मुझे x-1 बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ x को लेट्स से मैं t-1 से रिप्लेस करता हूँ। आई होप हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, dx, और t-1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। तो सबसे ज़रूरी बात, dx तो dt से रिप्लेस हो जाएगा। एक और बात सर, जब x -3 है, जब x -3 है
तो t कितना होगा स्टूडेंट्स, मैं यहीं से कंक्लूड कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप यहीं से निकाल लीजिए कि t कितना होगा। अगर x को आपने लिया है t-1 तो स्टूडेंट्स t कितना होगा सर, t होगा x+1, है ना। और इस बेसिस पे अगर मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालूं तो सर जब x -3 है तो -3 + 1 कितना हो जाता है, -2, बहुत बढ़िया। और सर जब x 5 है, जब x 5 है तो 5 + 1 t कितना हो जाता है, 6। मैं इसी की बात कर रहा था कि आपको याद रखना होगा जब आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो आपको लिमिट्स अपडेट करनी पड़ेंगी। तो यही क्वेश्चन को क्या मैं फाइनली ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, इसी एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना। अब लिमिट्स हो जाएंगी आपकी -2 से 6, आपकी लिमिट्स हो जाएंगी -2 से 6, और x को आप रिप्लेस करेंगे t-1 से, तो ये हो जाएगा f(t-1) और dx रिप्लेस हो जाएगा dt से। डू यू रिमेंबर हमने सीखा है सर कि वेरिएबल से फर्क पड़ता ही नहीं है, मतलब f(t-1 dt) लिखूं या f(k-1 dk) लिखूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल डोंट प्ले एनी क्रूशियल रोल एट ऑल। तो मैं इसको फाइनली क्या इसी एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूं, मेरी लोअर लिमिट है -2, अपर लिमिट है 6, और f(t-1) को क्या मैं f(x-1) f(x-1) dx लिख सकता हूं। आई होप वी कैन डू दैट। सो मेरा पॉइंट बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। पॉइंट इतना सा है कि ऐसा कुछ सोचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि आई थिंक आपको अब अच्छे से पता है और आप इजीली इस तरीके से क्वेश्चंस को सोच सकते हैं। और इस बेसिस पे मैं देखूं तो मुझे एक ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन डी। मतलब मेरा थॉट था कि सर देखो मेजरली मुझे ये लिमिट काफ़ी हद तक काफ़ी सारे ऑप्शंस में दिख रही है, तो इसी से शुरू करते हैं। दूसरी बात, मुझे ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि x सर x-1 या ऐसा कुछ बन जा रहा है ना। तो इस बेसिस पे मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा कि ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर और द करेक्ट आंसर। चलिए विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको विजिबल है, जरा ट्राई करिए खुद से। क्या आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई किया? अगर नहीं किया तो कर लीजिए, वरना साथ में सोल्यूशन देखिए। क्या कह रहा है वो स्टूडेंट्स, वो कह रहा है 0 से π/4 √10x प्लस √cot x, इससे आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है सर, कैसे सोचेंगे यही एक मसला है। सो लिमिट है 0 से π/4, ठीक है सर, लिमिट आपकी है 0 से π/4। क्या √10x को मैं कुछ और लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सोचिए। √10x को क्या मैं √sin x अपॉन cos x और √cot x को √cos x अपॉन √sin x लिख सकता हूँ, शायद हाँ। तो अगर यहीं से शुरुआत करें तो √10x को मैं लिखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, √sin x प्लस डिवाइडेड बाय √cos x, है ना, प्लस अब जो आपका cot x का अंडर था आप उसे लिखेंगे √cos x अपॉन √sin x। तो इस तरीके से ये कुछ एक्सप्रेशंस दिखेगा मुझे, है ना। अभी इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई में करने की कोशिश करूं तो क्या मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, फाइनली एलसीएम लेने वाली प्रोसेस। और अगर वैसा कुछ करने का सोचा तो देखो क्या दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, sin x और sin x, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और उससे √1 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में मेरे पास इस तरफ बचेगा sin x प्लस, है ना, 0 से π/4 है तो एनीवे पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली cos x और cos x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और अंडर वापस कैंसिल, तो ये बचेगा cos x। आई होप आपको चीज़ें इजीली समझ आ रही हैं। और इसे मैं डिवाइड करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे sin x और cos x को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है 0 से π/4 के बीच, तो दोनों का प्रोडक्ट एक ही अंडर के अंदर ले जाया जा सकता है। तो मैं कहूँगा ये हो जाएगा √sin x और cos x। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ रही है स्टूडेंट्स? एंड ऑफ कोर्स मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 0 to π/4 dx। याद करिए आप डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला लेक्चर जहां पर हमने डिस्कस किया था कि इस चीज को कुछ सोचा जा सकता है। आई होप आप ऐसा कुछ रिकॉल या रिकलेक्ट कर पा रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि सोचो क्या इस चीज को कुछ और तरीके से लिख सकता हूं। सोच के देखो स्टूडेंट, sin x cos x, क्या यहाँ पर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करके कुछ तो बन सकता है जो कि फाइनली इस चीज को वर्कआउट करेगा। मेरी हिंट है कि ऐसा कुछ सोचिए, फिर हम इसे आगे ट्राई करेंगे। आई होप वीडियो पॉज करके आपने यहाँ से आगे सोचने की कोशिश की, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसे साथ में देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। sin x cos x को मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहीं पर अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या डिवाइड कर रहा हूँ मैं, √2 से, क्योंकि √2 के अंदर है, और √2 से यहाँ पर डिवाइड करना मतलब √2 को यहाँ पर क्या करना, मल्टीप्लाई करना। आई होप आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स। बड़ी आसान सी बात है, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √2 से मल्टीप्लिकेशन किया और चीज़ें मुझे ऐसी दिखी।
सर अब क्या कर सकते हैं? सर अब 2 sin x cos x दिख रहा है, एक काम करते हैं, इसे sin 2x बनाने के बजाय एक छोटा सा थॉट लेते हैं, क्या मैं यहाँ पर 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? क्योंकि मैं इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, और परफेक्ट स्क्वायर बनने से शायद ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाए और शायद हमारा क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ, और अगर मैं ऐसा कुछ सोचना चाह रहा हूँ तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा, इस 2 के ऊपर जो अंडर रूट है, ध्यान से सुनिए, इस अंडर रूट के आगे मैं थोड़ी सी और वैल्यूज लिखना चाह रहा हूँ, जैसे क्या मैं इसमें +1 और -1 कर सकता हूँ? आई थिंक कर सकते हैं। तो मैं +1 और -1 कर रहा हूँ, है ना, तो 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो आई थिंक ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा काम और कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि मैं इस पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी यूज़ की थी। जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा? 1 - 2 sin x cos x। तो ये मुझे कुछ ऐसा सा दिख रहा है। अब ऐसा क्यों दिख रहा है, या इसकी हेल्प क्या होगी, या इससे हमारा फ़ायदा कैसे होगा, वो हम सोचने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। अब इसी एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए। न्यूमरेटर में हमारे पास ऑलरेडी sin x + cos x है, उसे ऐसा कैसे ही रखते हैं। तो न्यूमरेटर में क्वेश्चन जो बन जा रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या बन जा रहा है? ध्यान से सुनेंगे। न्यूमरेटर में बन जा रहा है 0 से π/4, ठीक है सर, ये न्यूमरेटर में है 0 से π/4, सॉरी ये तो हमारी लिमिट्स हैं, और न्यूमरेटर में है sin x + cos x, और इस पूरे एक्सप्रेशन को सर आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे √2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से सुनिएगा, इस 1 को ऐसा कैसे ही रखते हैं, बट फिलहाल के लिए इस 1 के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या सर? शायद कुछ तो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? सोच के देखिए, ये जो 1 है, इस 1 को मैं लिखूंगा sin² x + cos² x, आई थिंक लिख सकता हूँ। जैसे ही इस 1 को sin² x + cos² x लिखा, तो देखो स्टूडेंट्स क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, ध्यान से देखेंगे सर, एक 1 तो ऑलरेडी है और माइनस किया, तो ये हो जा रहा है sin² x + cos² x माइनस, आई होप आपको दिख रहा होगा, sin² x + cos² x माइनस 2 sin x cos x। आई होप आपको ये चीज़ें आसानी से दिख रही हैं और समझ आ रही हैं, और ये समझ आ रहा है कि हम ऐसा फाइनली क्यों कर रहे हैं, इस तरफ हम क्यों बढ़ रहे हैं, है ना। और अगर मैं यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या मुझे नेक्स्ट स्टेप दिखाई दे रही है? आई थिंक अब हम काफ़ी क्लोज हैं चीज़ों को वर्कआउट कर लेने को लेकर, क्योंकि सोच के देखो, ये क्या हो जाएगा? sin x + cos x, तो ये हो जाएगा sin x cos x का होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा इसे स्टूडेंट्स? सोचिए ध्यान से, मैं इसे लिखूंगा, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 0 से π/4 √2 एज इट इज़ रखा, ये कितना बच रहा है स्टूडेंट्स? ये न्यूमरेटर में बच रहा है sin x + cos x, एंड व्हाट डू वी हैव इन द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर में जो हमारे पास बच रहा है वो ये 1 तो एज इट इज़ है, तो 1 को ऐसा का ऐसा रखते हैं, माइनस ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? ये बन जाएगा sin x + cos x का होल स्क्वायर, और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके अंदर आ रहा है क्लास? ये पूरा एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर आ रहा है ना। आई एम रियली सॉरी, ये sin x - cos x का स्क्वायर होगा, यहाँ पर आपको ये चीज़ सोचनी होगी, बस एक छोटा सा चेंज स्टूडेंट्स, ये माइनस इसलिए आएगा क्योंकि -2ab है, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा -2ab। अगेन मैं कहूँगा कि आप सोचिए, क्या आपको ये और ये कुछ सिमिलर से बनते हुए दिख रहे हैं? यही ऐसा ही कुछ लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन ट्राई किया था स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो मेरा सजेशन है कि यहाँ पर आप इसे कुछ सोचिए जिसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ दिख रहा होगा। बाय द वे इन सब में dx तो ऑलरेडी चला ही आ रहा था, तो ये dx है ना। अब मैंने जो सजेशन आपको दिया है वो स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा सजेशन दिया है कि मान लो थोड़ी देर के लिए sin x - cos x कुछ है ना। लेट्स से sin x - cos x इज k। मैंने क्या लिया स्टूडेंट? sin x - cos x = k। आई होप आपको ये दिख रहा है। सर जैसे ही ऐसा किया तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हुआ? तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस sin x यानी प्लस sin x, है ना। और ऑब्वियसली ये हो जाएगा dx = dk। तो सर न्यूमरेटर में मुझे cos x + sin x dx दिख रहा है, देखो आप दिख रहा होगा sin x + cos x dx। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं dk से रिप्लेस करूंगा, √2 को बाहर ले आऊंगा। तो जो क्वेश्चन हमारे सामने अब बनता हुआ नजर आ रहा है ना, जो क्वेश्चन हमारे सामने बनता हुआ नजर आ रहा है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? वो आ रहा है, लिमिट्स का ध्यान रखेंगे हम, लिमिट्स अभी चेंज करेंगे। ये वैल्यू होगी √2, और न्यूमरेटर में पूरा एक्सप्रेशन dk से रिप्लेस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में पूरा एक्सप्रेशन 1 माइनस, देखो स्टूडेंट्स याद करो, ये यही तो वो वैल्यू जो हमने सोची थी, और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू k है, तो हो जाएगा 1 - k²। एक छोटा सा चेंज आप सोचिए स्टूडेंट्स, जब आपकी लिमिट्स हैं, आपकी लिमिट थी 0 और π/4, जब आपकी लिमिट थी 0 तो आप 0 रखिए स्टूडेंट, sin 0 - cos 0, sin 0 0, लेकिन cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा -1, तो आपकी लोअर लिमिट कितनी होगी? -1।
अब आप रखिए पाई बाई फोर में क्या होगा स्टूडेंट, साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर, और पाई बाई फोर पे दोनों 1/√2 तो हो जाएगा 0। तो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट कुछ इस तरीके से बदल जाएंगी। मैं इसी की बात कर रहा हूँ हमेशा से। क्या आपको ये दिख रहा है स्टूडेंट्स, 1/√1 माइनस के स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स के, तो इसका इंटीग्रेशन जो आने वाला है √2 तो बाहर ही होगा, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन इनवर्स ऑफ के। और आप इस पर लिमिट्स क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, आप लिमिट रखेंगे -1 से 0। आई होप आपको चीज़ें बहुत स्मूथली समझ आ रही हैं और हम चीज़ें कैसे कर रहे हैं क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं, एंड आई होप अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बन गया है जिसे आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। आप √2 को तो √2 रहने दीजिए, और अब आप वैल्यूज रख लीजिए। आई होप यू नो अपर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट क्या पास करेंगे स्टूडेंट्स, 0 फिर -1। तो पहले मैं अपर लिमिट पास करता हूँ 0, तो हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस, अगर अब मैं लोअर लिमिट पास करूँ तो लोअर लिमिट है -1, तो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -1, है ना। और यहाँ तक चीज़ें आई थिंक बहुत स्मूथली क्लियर हो रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा और अगर हम आगे बढ़े और फाइनली नेक्स्ट स्टेप लिखने की कोशिश करें, तो सर √2 तो √2 है, साइन इनवर्स 0 होता है, तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है एक तो 0 माइनस साइन इनवर्स -1, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कब होता है स्टूडेंट्स, पाई/2 पर, तो मैं इसे लिखूंगा पाई/2। और अगर आप पाई/2 से √2 को मल्टीप्लाई करें तो कुछ तो आंसर होगा, बस मैं ऑप्शन से मैच कर लेता हूँ कि कहाँ जा रहा है ये आंसर। आई थिंक इजीली हमें दिख रहा है, पाई/2 से अगर आप √2 को मल्टीप्लाई करें, आप क्या करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, पाई/2 से √2 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, तो मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। आई होप आपको दिख रहा है, और इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, पाई/2, विच इज ऑप्शन सी। क्या आप सभी को ये सोल्यूशन, ये क्वेश्चन और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि हमने कब कब कहाँ कैसे किया, ये चीज़ कैसे सोची और इस चीज़ से यहाँ तक कैसे आए, ये वाला पार्ट आई होप आपको याद रहेगा। बड़ा ट्रिकी सा पार्ट था, बट आई एम वेरी श्योर आप इसे याद रख पाएंगे। चलिए विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, इसे समझिए और ट्राई करके मुझे बताइए कि आप इसे कैसे सोचेंगे। जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप आपने इस क्वेश्चन को जब पॉज किया, इस वीडियो को जब पॉज किया, तो इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में एक थॉट तो डेवलप हुआ, एक थॉट ने स्ट्राइक किया। एक थॉट ये होता है स्टूडेंट्स, क्या मैं जब भी ऐसा कुछ दिखे tan इनवर्स के पास, तो क्या मैं इस x को और इस x को कुछ रख सकता हूँ। देखो 1 + x और 1 - x ऐसा कुछ बनता है सर कब बनता है, अगर आप x को cos t या cos थीटा से रिप्लेस करो। तो मेरा सजेशन है कि इसी क्वेश्चन में हम छोटा सा एक चेंज लेकर आएंगे। चेंज क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले तो क्वेश्चन क्या है 0 to 1, आपका क्वेश्चन है 0 to 1, देन आपके पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है साइन ऑफ, फिर क्या लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स, है ना। 2 tan इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, √1 + x अपॉन 1 - x, तो ये लिखा हुआ है √1 + x अपॉन 1 - x, और यहाँ पर ये खत्म होकर dx बन जा रहा है। ऐसा ये ओवरऑल फाइनल एक्सप्रेशन है। आई थिंक सब कुछ सही लिखा है हमने, एक बार जल्दी से क्रॉस चेक कर लेते हैं। साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1 + x 1 - x एंड रूट के अंदर dx, बिल्कुल सही है ना। इसे कैसे सोचेंगे सर, मेरा थॉट है कि सर tan इनवर्स को पहले कैंसिल या सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मेरा थॉट है कि सर एक काम करते हैं, इन दोनों x को cos थीटा से रिप्लेस करते हैं। तो जैसे ही इस x को cos थीटा से रिप्लेस किया, है ना, तो सबसे पहली काम सब्सटीट्यूशन लगाते वक्त आप लिमिट्स का ध्यान रखिए और यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट dx होगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा डी थीटा, है ना। तो ऐसा तो मुझे कुछ दिख रहा है। चलिए सर अच्छी बात है, तो यहीं से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 0 से 1, सर अब 0 से 1 में क्या होगा, लिमिट्स ध्यान रखिए। सर अगर x cos थीटा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा जो होगा वो होगा cos इनवर्स x, है ना। तो पहले रखते हैं x की वैल्यू 0, यानी cos इनवर्स 0। अब cos 0 कब होता है सर cos 0 होता है पाई/2 पर, और cos 1 कब होता है 0 पर, है ना। तो सीधी सीधी सी बातें हैं, जो आपका क्वेश्चन बन जाएगा वो क्या बनेगा, 0 यानी क्या पाई/2 और 1 यानी क्या 0। तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा, है ना। ये पाई/2 है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका पाई/2 है। अपार्ट फ्रॉम दैट येस देयर शुड बी अ माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो आप dx को रिप्लेस करोगे माइनस साइन थीटा डी थीटा से, तो माइनस तो मैं पहले ही लगा देता हूँ, साइन थीटा भी लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा भी लिख देता हूँ। और इसके साथ अब क्या बच रहा है वो सुनिएगा, अब बच रहा है सर साइन ऑफ, अब बच रहा है साइन ऑफ, साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, यहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान से देखनी होगी। ये है 1 + x अपॉन 1 - x, यानी आप लिखना चाह रहे हो, ध्यान से सुनिए, 1 +
x यानी क्या, cos थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस कॉस थीटा। आई होप आपको ये दिख रहा है, क्लियरली समझ आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहीं से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और इसको dx को मैं क्या लिख लूंगा, d थीटा। मैं चाहूंगा कि आप याद करिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा वाले फॉर्मूले, और उस बेसिस पे इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट करिए। आप बहुत जल्दी से स्ट्राइक कर पाओगे कि आप क्या करना है। बस यही ट्रिकी पार्ट था, एक बार खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट। आई होप आपको ये दोनों चीजें देखकर कोई फॉर्मूला याद आ रहा होगा। क्या आपको याद आ रहा है दैट 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, और उसको क्लिक करते ही आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। याद करिए स्टूडेंट्स, अगर अभी भी याद नहीं आ रहा है तो जल्दी से। स्टूडेंट्स, क्या हमने पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है सर कि कॉस 2 थीटा के दो वर्जन्स होते हैं। कौन से दो वर्जन्स होते हैं, याद करिए। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करें और मैं 1 इधर लेकर जाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना। मैं इसे थोड़ा और प्रॉपरली लिख देता हूँ, आपको हैंड राइटिंग शायद समझ नहीं आ रही होगी, तो इसे मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सिमिलरली अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर गए, कॉस 2 थीटा इधर लेकर आया, तो ये कितना हो जाएगा क्लास, सर ये हो जाएगा कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बस यही दोनों प्रॉपर्टीज मैं वहाँ उस क्वेश्चन में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो कुछ स्टैंडर्ड से फॉर्मूले जो काफ़ी ज़्यादा यूज होते रहते हैं, तो इन्हें अप्लाई करिए प्लीज़, ध्यान से देखिए। अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा को रिप्लेस करता हूँ, किससे रिप्लेस करूँगा क्लास, मैं रिप्लेस करूँगा, पूरा एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, जल्दी से देखिए। माइनस पाई बाई 2 से 0, डू यू रियलाइज ये माइनस साइन है, तो क्या मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दूं, मैं 0 नीचे ले आता हूं, पाई बाई 2 ऊपर ले जाता हूं, तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब अंदर क्या दिख रहा है सर, सर अंदर पहले तो एक साइन थीटा तो दिख ही रहा था सर, ये साइन थीटा तो है और ये साइन है ना। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं सर, एक तो है साइन थीटा और सर एक है साइन, और साइन के अंदर है 2 tan इनवर्स। अब 2 tan इनवर्स के अंदर क्या है, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा को हम, सॉरी पहले है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और ये ऑब्वियसली अब हमारा चल रहा है डी थीटा। क्या मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, आई थिंक अब मुझे चीज़ें थोड़ी हद तक सॉर्टेड दिख रही हैं। जैसे मुझे सबसे पहले तो दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2 से 2 हटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज क्लियरली कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। और कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट लिया तो हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। और जैसे ही कॉट थीटा बाई 2 दिख रहा है, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच कॉट थीटा बाई 2 क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो हम अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे बिना किसी मॉड लिए। तो मैं फाइनली जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनिए, मैं लिखूंगा साइन थीटा एज इट इज, और यहाँ पे क्या लेना चाह रहे हैं, हम लेना चाह रहे हैं साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स, और यहाँ पर हमारे पास है अब कॉट थीटा बाई 2। आई होप आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है कॉट थीटा बाई 2। सो दिस इज कॉट थीटा बाई 2, और ये हमारा ओवरऑल फाइनल अब एक्सप्रेशन है डी थीटा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियरली दिख रही है। और अगर ये कॉट थीटा बाई 2 है और अगर ये tan इनवर्स है, तो क्या मैं कुछ सोच सकता हूँ स्टूडेंट्स, याद करिए, जल्दी से सोचिए। सर ये कॉट थीटा बाई 2 है और ये tan इनवर्स है, जल्दी से सोच के बताइए कि आप यहाँ पर क्या करेंगे। अच्छा, लिमिट्स हमेशा याद रखिए कि 0 से पाई बाई 2 चल रही है। बस इस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। मैं आपसे जो हिंट चाह रहा हूँ वो ये, क्या मैं यहाँ पे कुछ सोच के इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। जैसे ही आपने बस इससे वर्कआउट किया, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। तो जल्दी से इस पार्ट को वर्कआउट करिए स्टूडेंट्स। मैं जो आपसे जानना चाह रहा था कि क्या इस कॉट को 10 के पास ले जा सकते हैं ताकि 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाए। आई होप आपको याद हो रहा होगा कि 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, 10 थीटा। तो वैसे ही कुछ इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पूरे एक्सप्रेशन में एक छोटा सा चेंज मैं करना चाह रहा हूँ। बाय द वे, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बार बार मत लिखेगा। इन चीज़ों का कोई पॉइंट ही नहीं है ना। जब आप एग्जाम में सॉल्व करें तो आप इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी पूरी स्टेप्स बार बार लिखना डज नॉट मेक एनी सेंस। बस यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैंने कहाँ से क्या लिख दिया, तो इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, मतलब बोर्ड की तरह। ऐसा नहीं करना है आपको एग्जाम में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं कॉट थीटा बाई 2 को लिखना चाहूँ, तो मैं कॉट थीटा बाई 2 को क्या लिखूंगा, पहले पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन ले लेते हैं। वो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा। सबसे पहली चीज जो हम डील कर रहे हैं वो क्या है, 0 से पाई बाई 2 एंड यू आर डीलिंग विद साइन थीटा। और अब मुझे शायद एक्सप्रेशन याद हो चुका है। अब आप ले रहे हैं साइन ऑफ
साइन ऑफ 2 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ, अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमारे पास है कॉट थीटा बाई 2, डू यू रियलाइज दिस इज कॉट थीटा बाई 2, तो कॉट थीटा बाई 2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनिए, टेन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, देखो बात वही है, टेन पाई बाई 2 माइनस एंगल क्या होता है, कॉट एंगल, तो वही तो है, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, दैट इज कॉट थीटा बाई 2। लेकिन ऐसा करने का एक छोटा सा हमारे पास फायदा हुआ है, क्या फायदा हुआ है सर, कि ये ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन है डी थीटा, है ना, हमने कुछ और तो मिस नहीं किया आई थिंक, जी हाँ बिल्कुल सही। अब चीज़ें देखो कितनी हद तक सिंप्लीफाई हो चुकी हैं और अब आप चीज़ें इजीली वर्कआउट कर पाएंगे, कैसे, सुनिए, टेन इनवर्स 10 गया, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो बचा पाई माइनस थीटा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बच रहा है स्टूडेंट्स वो क्या हो रहा है, 0 से पाई बाई 2, एक साइन थीटा तो ऑलरेडी है, और यहाँ पर देखो देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टेन इनवर्स 10 नलिफाइड, 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल, तो ये बचा पाई माइनस थीटा, तो ये बचेगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, है ना, और ये है डी थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई की वजह से साइन साइन ही रहेगा, तो ये भी साइन होगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा नहीं हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या, अब आप सॉल्व कर रहे हैं 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, सर मुझे ना साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन याद नहीं है, तो क्या मैं वापस वही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, कौन सी प्रॉपर्टी सर, सर ये वाली प्रॉपर्टी याद करिए, यहाँ पे हमने सीखा था साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोच के देखो, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा एज क्या लिखेंगे क्लास, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई दिस 2, बस यही एक्सप्रेशन में यूज़ करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम इससे रिप्लेस करेंगे, तो जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया स्टूडेंट्स, 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, आई थिंक इससे इंटीग्रेट करना आसान है, ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सबसे पहले 1/2 का इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/2 का इंटीग्रेशन थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, ठीक है क्या, अब अगर मैं cos 2 थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन अगर करता हूं तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा, और उस 2 से और डिवाइड करेंगे क्योंकि थीटा का कोफिशिएंट है 2, तो sin 2 थीटा के बाद 2 से और डिवाइड किया तो ये 2 ऑलरेडी है, तो हो जाएगा 4, है ना, तो यहाँ पर माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4, और इस पर आप लिमिट्स पास करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स होंगी सर 0 से पाई बाई 2। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ आएंगी स्टूडेंट्स, और यहाँ तक चीज़ें ऐसी हैं। अब अगर मैं लिमिट्स की वैल्यू रखूँ तो फाइनली आंसर आ जाएगा, जो कि आई बिलीव आप कर सकते हैं। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले रखेंगे पाई बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 4, यहाँ पे रखेंगे पाई बाई 2 तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी साइन पाई, और साइन पाई होता है 0, तो वो बचा सिर्फ पाई बाई 4, है ना। दूसरी बात, जब आप 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, तो मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए पाई बाई 4, कुछ मैंने गलती अगर ना की हो तो, और बिल्कुल सही ऑप्शन बी पाई बाई 4 मैच हो रहा है। एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए क्लास, मैंने शायद थोड़ा सा रश में से सॉल्व किया है। मैं क्या कह रहा हूँ, पाई बाई 2 रखा तो ये हो जा रहा है पाई बाई 4, ये हो जा रहा है साइन पाई 0 गया, है ना, जैसे ही 0 रखा तो ये भी 0 ये भी 0, बिल्कुल सही, पाई बाई 4 ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसी के साथ। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ, बड़ा मज़ेदार सा एक क्वेश्चन है, आपको ये और क्लैरिटी देगा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन पर। एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप आपने खुद से इसे देखा, जल्दी से समझेंगे कि इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। सर 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर, तो सर ये x का स्क्वायर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसको कैसे सोच सकते हैं। अब इसको सोचने का क्या तरीका है वो मैं सिखा रहा हूँ, सुनिए स्टूडेंट्स। 0 से 2 तक जाना है, मुझे एक्स स्क्वायर में x की ऐसी वैल्यू सोचनी है कि उसका स्क्वायर हमें इंटीग्रल वैल्यू दे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सर 0 से जाना है ना, तो आप 0 से 1 तक जाइए, क्योंकि देखो सर 0 से 1 तक के स्क्वायर भी क्या होंगे, 0 से 1 तक, तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइंड हो सकता है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। मैंने 0 से 2 को 0 से 1 तक इसलिए लिखा क्योंकि 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर भी 0 से 1 तक ही होता है, मतलब 0 से 1 के बीच के सारे नंबर्स का स्क्वायर 0 से 1 के बीच ही होगा, और उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइंड होता है 0, है ना। आगे बढ़िए, अब मैं जो नेक्स्ट वैल्यू लूंगा वो लूंगा मैं 1 से 2 नहीं, 1 से √2, क्योंकि सर 1 से √2 के बीच की जो भी x की वैल्यूज हैं, 1 से √2 के बीच की जो भी x की वैल्यूज, जैसे 1 का स्क्वायर या √2 का स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर्स 1 से 2 के बीच होंगे, और 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें पता है। √2 कितना होता है, 1.4, है ना। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो √2 के बाद मैं आगे जाऊं तो √2 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर आने वाला है, आई थिंक सीधे सीधे अब मैं 2 लिख सकता हूं आई बिलीव, क्योंकि 2 के बाद क्या, ये 1.4 है और ये है 2, है ना।
√3 कितना होता है 1.732, आई थिंक √3 भी लिख लेना चाहिए क्योंकि √3 पर भी हमारी बात बनेगी, क्योंकि देखो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ √4 कितना होता है, √4 होता है 2, तो मैं 2 पे जाने से पहले √3 को भी इंट्रोड्यूस करूंगा, तो मैं लिखूंगा ऐसे √2 से √3। मैंने क्यों लिखा फिर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि √3 कितना होता है 1.732 और ये होता है क्या, ये होता है 1.414। अब मैं कह रहा हूँ √2 का स्क्वायर होगा 2, √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 2 से 3 के बीच के सारे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें पता है कितना होता है 2। मैं इसलिए इनको ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। सर एक चीज़ और छोटी सी करनी होगी, अब हम √3 से अगर आगे बढ़े, तो √3 से अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो फाइनल टर्म जो लिखूंगा वो लिखूंगा √3, क्योंकि √3 का स्क्वायर होगा 3, है ना, और वहाँ से अगर मैं जाऊँ तो कहाँ तक जाना चाह रहा हूँ मैं 2 तक, तो ये हो जा रहा है आपका 2 जिसका स्क्वायर होता है 4। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो फाइनली मैं इन अलग अलग पार्ट्स में इस क्वेश्चन को ब्रेक करूंगा, और ऐसा क्यों किया आई होप आपको रियलाइज़ हुआ। और अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो अब देखो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पार्ट क्या है सर 0 से 1। अब खुद सोचो, देखो हमारी लिमिट सॉर्टेड है, हमारी लिमिट से 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3 और √3 से 2। ये क्यों की समझना सर, जब 0 से 1 तक का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, मतलब 0 से 1 का नहीं ले रहे हो आप, 0 से 1 के बीच के सारे नंबर्स का स्क्वायर, तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही होगा, क्योंकि ये सारे नंबर 0 से 1 के बीच होंगे, तो ये हो जा रहा है 0। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये हो जा रहा है 0, और 0 का इंटीग्रेशन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, 0 ही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर है ना, तो x के स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सर 1 रखा तो 1, √2 रखा तो 2, तो 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज, और 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1। तो यहाँ पर जब आप नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास है 1 से √2 और ये है 1 dx, है ना, प्लस। अब अगर आप आगे बढ़ें, आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर देखिए √2 रखा और √3 रखा, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, तो 2 से 3 के बीच के सारे इंटीजर्स, और 2 से 3 के बीच के सारे इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 dx, है ना। तो अब जो लिमिट्स हैं आपकी वो क्या है क्लास, √2 से √3, और ये है 2 टाइम्स वही 1 dx। मैं 1 लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगला जो आएगा वो क्या आने वाला है क्लास, √3 से √4, यानी मैं से लिख लेता हूँ 2, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अब सोच के देखो, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, सो 3 से 4 के बीच के सारे इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 3, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, ऐसे मैं लिख लूँगा 3 टाइम्स dx, है ना। मैं 1 लिख ले रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें दिखती रहें। अब अगर मैं चीज़ें सिंप्लीफाई करूँ तो देखो 0 तो हटा दिया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और x में अगर ये लिमिट्स पास करी तो क्या आ जाएगा √2 - 1। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, बट 2 हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा √3 - √2, बट 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 2√3 - 2√2। आई होप आपको ये समझ आ रहा है ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 का इंटीग्रेशन वापस x, जब आप लिमिट रखें तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, लेकिन 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा तो हो जाएगा 6 - 3√3। तो ये ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन बनेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, 6 - 3√3, बिल्कुल सही। क्या कुछ चीज़ें कैंसिल होकर सिंप्लीफाई हो सकती हैं सर, आई थिंक कुछ तो कैंसिल हो सकता है। जैसे कैंसिल होने के बजाय आई वुड प्रेफरेबली से कि सर उसको आप लिख सकते हो क्या, जैसे समझना है स्टूडेंट्स, आप √2 और -2√2 को क्या लिख सकते हो, आई थिंक √2 वाली 2 ही टर्म्स है, तो ये हो जाएगा -2 - है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली 2√3 में से 3√3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बचेगा -√3। आई थिंक ये भी चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही हैं। और एक छोटी सी चीज़ और दिखेगी, -1 + 6 इट इज़ गोइंग टू बी +5, तो मेरे ख्याल से -√2 - √3 +5 शुड बी द करेक्ट आंसर, विच आई थिंक इज़ क्लियरली ऑप्शन डी। क्या आपको ये सोल्यूशन समझ आया स्टूडेंट्स? आई थिंक बहुत ही आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, और ये कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लोर करवाना चाह रहा था जब मैं कह रहा था कि अगर एक डिसकंटिन्यूड फंक्शन आपके पास आता है जिसका आपको 0 से 2 तक करना है, तो आप उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज पर ब्रेक करके फाइनली इंटीग्रेट करेंगे और आंसर निकालेंगे कुछ इस तरीके से। आई होप आप इस बात को याद रखेंगे। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए और मुझे बताइए कि आप इसे कैसे सोचेंगे। आई होप क्वेश्चन देख के आपको नजर आ रहा है कि क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, क्वेश्चन में बड़ी ट्रिकी सी चीज़ दी है, मतलब -2 से x, सर इस x को कैसे सोचेंगे, सोच सकते हो, चिंता मत करो। अगेन वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो नहीं देगा, लेकिन इसको सोच के देखो, वो f(x) के इक्वल है और x > 0 दिया है, मतलब x एक पॉजिटिव नंबर है, इट कुड बी एनीथिंग 3, 5, 7, 6 कुछ भी, और वो पूछ रहा है f(x) किसके इक्वल है। बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है क्लास, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है सर। सर लिखा है -2 से x, मैं पूरा एक्सप्रेशन अभी नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं -2 से x को ऐसा लिख दे रहा हूँ क्लास। क्या मैं -2 से x वाले पार्ट को -2 से 0
और 0 से x लिख सकता हूँ। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस पार्ट्स बता रहा हूँ कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैं लिखूंगा -2 से 0 और 0 से x, है ना। जब मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो एक बात समझो स्टूडेंट्स, ये क्या था, ये था सर मॉड ऑफ 2t, ये था मॉड ऑफ 2t dt, है ना सर, मॉड ऑफ 2t dt। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, -2 से 0 के बीच की सारी वैल्यूज होंगी नेगेटिव, और नेगेटिव का मॉड नेगेटिवली ओपन होता है, तो हो जाएगा -2t dt। लेकिन 0 से x तक सारी वैल्यूज होंगी पॉजिटिव, तो वो क्या होगा, +2t dt। क्या आपको ये चीज़ समझ आई स्टूडेंट्स? आई होप ये बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये कैसे हो रहा है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद आई होप ये क्लियरली आपको दिख रहा है, ये है dt, है ना। आगे सुनेंगे स्टूडेंट्स, फिर वो क्या कह रहा है समझिएगा। अब अगर मैं देखूं तो मुझे वो कह रहा है ये f ऑफ x के इक्वल है। f ऑफ x के इक्वल हम आखिरी में रख देंगे। हम क्या इस पार्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं? आई थिंक बहुत इजी सा इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट्स। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। पहला पार्ट जब सॉल्व करेंगे 2t का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा 2t² 2। आई होप आपको दिख रहा है, और 2 से 2 कैंसिल। आई होप आपको ये पता है। तो t² में जब वैल्यू रखेंगे तो ये बाय द वे माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस साइन के साथ t² में आप जो लिमिट्स रखेंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, -2 से 0। सिमिलरली जब आप यहाँ पर सोचेंगे तो वापस ये कितना हो जाएगा, t² 2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर जब आप t² रखेंगे तो t² में जो लिमिट्स आपको रखनी है वो है 0 से x। आई होप आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे आप 2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, बट 4 विद अ नेगेटिव साइन। आई होप आपको दिख रहा है ना। मतलब पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, हम रियली सॉरी, जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 0, माइनस ऑफ माइनस, तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर प्लस करने के बाद क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा +4, तो ये रिजल्ट देगा आपको +4। और ये कितना होगा स्टूडेंट्स, t², तो जैसे ही t की जगह x रखा तो ये हो जाएगा x², और 0 रखने से कुछ होना जाना है नहीं, तो ये हो जाएगा x² +4, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए। आई होप आपको एक बड़ा आसान सा सोल्यूशन समझ आया। पॉइंट ये था कि वापस मैंने इसे ब्रेक किया, कौन से 2 सेक्शंस में, 0 तक और 0 से x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था x जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो आई थिंक इसलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। एक स्टैंडर्ड सा एप्लीकेशन था ये, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड, जो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, बट अगेन एज यूजुअल पहले आप ट्राई करिए जल्दी से। क्या ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि इसमें क्या करना होगा, क्या आपको क्लिक हुआ? जल्दी से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे क्या समझ आ रहा है। सर -π/2 से π/2 1 + e⁻x cos x, है ना। अगर मैं इसे देखना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा समझिएगा। मैं इसे लिख सकता हूँ सर, बहुत ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। क्या आपको वो प्रॉपर्टी याद है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास लिखा होता है f ऑफ, है ना, अगर हमारे पास लिखा होता है, याद करिए, f ऑफ x, और अगर ये लिखा है a to b, है ना, तो सर मैं इसे लिख सकता हूँ a to b सेम लिमिट, लेकिन f को मैं लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ a + b - x dx। बस यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन में। कैसे करेंगे वो सोचने की बात है, ध्यान से सुनिए क्लास। -π/2 से π/2, है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा सेम -π/2 से π/2, है ना। मैं इसे कह दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, लेट्स से i, ये हमारा i है, तो ये भी हम i को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो लेट्स कॉल इट i। सो ये हो जा रहा है -π/2 से π/2, है ना। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ सुनिएगा। अब मैं लिखूंगा cos ऑफ, न्यूमरेटर में लिखूंगा cos ऑफ। अब x की जगह मैं लिखूंगा -π/2 + π/2 - x, है ना, तो -π/2 + π/2 0, और ये हो जाएगा -x। और हमें पता है cos -x क्या होता है, cos x, आई होप बताने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हो जाएगा 1 + e⁻, फिर e⁻x की जगह रखूंगा -π/2 + π/2 - x, तो वो हो जाएगा 1 + e⁻x को क्या कर दोगे, वो e⁻x ही रहेगा। इसको अगर आप चाहें तो चलो इसको ऐसा लिख लेता हूँ, है ना। अब अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, याद करिए, यहाँ से i = वही सेम -π/2 से π/2, ये आपकी लिमिट्स हैं, -π/2 से π/2। e⁻x को आप डिनोमिनेटर में लाइए तो हो जाएगा 1/e⁻x, वो e⁻x यहाँ मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन होगा e⁻x cos x अपॉन 1 + e⁻x dx। तो इस तरीके से चीज़ें कुछ बनेंगी। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अब कहना है इसे कि सर ये i को अगर मैं कहूँ इक्वेशन 1, और ये हमारा जो i बन रहा है अगर मैं इसे कहूँ इक्वेशन 2, और अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूँ तो क्या बन रहा है, बहुत ध्यान से सुनना क्लास। लेफ्ट हैंड साइड पे i और i ऐड होके क्या बना देंगे, वो बना देंगे 2i। राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा सर, राइट हैंड साइड पे दोनों की लिमिट सेम है, इसलिए हम ऐड कर पा रहे हैं, -π/2 से π/2 -π/2 से π/2। तो लिमिट्स अगर सेम है तो एक कॉमन लिमिट आप बना दीजिए -π/2 से π/2। लेकिन अंदर क्या हो रहा है सर, अंदर ध्यान से देखिए, इसका भी डिनोमिनेटर है 1 + e⁻x, इसका भी डिनोमिनेटर 1 + e⁻x, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, वो क्या होगा 1 + e⁻x। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पर है cos x, यहाँ पर है e टू द पावर x cos x, तो cos x कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस e टू द पावर x cos x। क्या आपको दिखा है क्वेश्चन कितना आसान बन गया? तो इस तरीके से आपको चीज़ें सोचनी होंगी स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी इन प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस और इजी बन जाएंगे। और अगर अब मैं देखूँ ध्यान से तो क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि मैं 1 प्लस ई टू द पावर x से 1 प्लस ई टू द पावर x को कैंसिल कर सकता हूँ और बचेगा क्या? देखो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से पूरा ओवरऑल कैंसिल, तो बचा cos x। तो आपको cos x को इंटीग्रेट करना है ना, और ये है 2i, याद रखिएगा ये 2i है, हम i की वैल्यू ढूंढ रहे थे, है ना, इस गलती को मत करना। सो 2i का अगर मैं i इधर रखूँ और 2 इधर जाऊँ तो हो जाएगा 1/2, और ये हो रहा है माइनस पाई/2 से पाई/2, है ना, और ये क्या है स्टूडेंट्स cos x। क्या आपको पता है माइनस a से a अगर एक इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो आप उसे क्या लिख सकते हैं? आप उसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स, है ना, ऑलरेडी एक 2 तो है, 0 to a। क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स? और इसे मैं लिख दूंगा cos x dx, ऑल्दो आप वहीं पे भी सॉल्व कर सकते थे बट ये और सिंप्लीफाइड है ना। सो 2 से 2 कैंसिल, ये वाला पार्ट हट जाना है और आपको इंटीग्रेट करना है cos x को। cos x का इंटीग्रेशन क्या हमें पता है स्टूडेंट्स क्या होता है? सर cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो हो जाएगा sin x, और इसमें आप लिमिट्स क्या रखने वाले हैं सर? इसमें आप लिमिट्स रखने वाले हैं 0 से 1, आई एम रियली सॉरी 0 से 1 नहीं, 0 से पाई/2, है ना, बस एक स्टेप में वो आगे सोच रहा हूँ। तो साइन पाई/2 जैसे आप रखेंगे तो हो जाएगा 1, साइन 0 0, तो आंसर हो जाएगा 1। तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? आई की वैल्यू आती है 1, विच मीन्स ऑप्शन ए शुड बी मार्क्ड करेक्टली। आई होप ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन भी आपको समझ आया और ये समझ आ रहा है कि हम कैसे सोच रहे हैं और ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये भी आपको स्ट्राइक कर रही हैं। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। चलिए विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार सा है, देखिए ज़रा ध्यान से, इसे समझिए और फिर हम इसे वापस साथ में ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करने के बाद। आई होप वीडियो पॉज करके आपने खुद से ट्राई किया, अब हम इसे साथ में देखेंगे। वो क्या लिख रहे हैं समझिए ज़रा, ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट 0 to 3 ये वाला एक्सप्रेशन और 1 से 3 ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल है। वो कह रहे हैं सर 0 से 3 और 1 से 3 तक का एक एक्सप्रेशन इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सर? ध्यान से सुनो, इस 0 से 3 को देखो, ये वही बात है 3x² 2bx + c, 3x² 2bx + c। तो सर अगर इस 0 से 3 को मैं लिखना चाहूँ तो 0 से 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 से 3 को मैं लिख सकता हूँ 0 से 1, है ना, और लिख सकता हूँ 1 से 3। मतलब ये वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 से 1 और 1 से 3। और सर ये इसके इक्वल है, किसके इक्वल है सर? ये इक्वल है 1 से 3 के। तो डोंट यू रियलाइज कि सर 1 से 3 वाला पार्ट 1 से 3 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 0 से 1 वाला पार्ट जो कि 0 के इक्वल होगा। मैं पूरा एक्सप्रेशन लिखना अवॉइड कर रहा हूँ और आपको समझाना चाह रहा हूँ ये बात। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो कहना चाह रहा है कि ये वाली बात, मतलब वो ये कह रहा है स्टूडेंट्स 0 से 3 जो f(x) है dx है, मैं उस एक्सप्रेशन को f(x) कह दे रहा हूँ, वो 1 से 3 f(x) dx के इक्वल है ना। वो आपसे ऐसा कह रहा है 0 से 3 1 से 3 तक के इक्वल है। तो जो 0 से 3 f(x) dx था, है ना, वो 1 से 3 और 3 से, मतलब 0 से 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं उसको लिख सकता हूँ 0 से 1 और 1 से 3। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और यहाँ पर क्या लिखा है? 1 से 3 f(x) dx। अब मैं कह रहा हूँ कि इससे इसको कैंसिल किया तो बचा क्या? बचा 0 से 1 f(x) dx जो 0 के इक्वल होगा। तो हम पहले तो ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि सर आपने यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला है कि आप 0 से 1 f(x). अब बाय द वे व्हाट इज f(x) स्टूडेंट्स? अब f(x) सीधे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। f(x) क्या था स्टूडेंट्स? सर f(x) है 3ax² + 2bx + c, है ना। ये कितना है क्लास? ये है 3ax² + 2bx + c, है ना। ये आपका ओवरऑल f(x) है और ये सर किसके इक्वल है? 0 के। ठीक है सर, इसे सॉल्व करते हैं और इसे ट्राई करते हैं। जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट, बड़ा शानदार सा एक क्वेश्चन है जो अब आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आपने इसको इंटीग्रेट किया तो 3ax² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³ / 3, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा ax³ प्लस 2bx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² / 2, सो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा? bx²। c का इंटीग्रेशन होगा cx, और अब आपको इसमें लिमिट्स जो रखनी है वो स्टूडेंट्स क्या होगी? 0 से 1, जो कि किसके इक्वल है? 0 के। अब जैसे ही अगर आप 1 रखेंगे तो हो जाएगा a + b + c, 0 रखने पे पूरा 0, तो मुझे मिल रहा है a + b + c = 0। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आया जिसके बेसिस पे हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। आई होप आपको ये बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि इन प्रॉपर्टीज से हम क्वेश्चंस कैसे क्रैक कर पा रहे हैं और इन्हें कैसे सोच पा रहे हैं। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। क्या आप रियलाइज कर पा रहे हो? वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, सेम कंसेप्ट पर ये बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं चाहूँगा कि आप खुद से ट्राई करें। वही सेम थ्योरी, वही सेम कंसेप्ट, ये डिसकंटिन्यूड फंक्शन है इंटीग्रल पॉइंट्स पर, तो मैं इंश्योर करूँगा कि 0 से 1.5। अब इस बार सिर्फ 1.5 है, तो आपको क्या सोचना है? 0 से 1 से √2 और √2 से 1.5, क्योंकि √2 होता है 1.4, तो 1.5 तक जाने के लिए आपको 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है। बस सीधे सीधे आप इंटीग्रेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
है ना। चलिए विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम फाइनली आते हैं हमारे उस पार्ट पर जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना डिस्कस करेंगे। चलिए तो जल्दी से शुरुआत करते हैं क्लास हमारे इस पार्ट की। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन जिसे मैं चाहूँगा कि आप पहले एक बार खुद से ट्राई करें। तो जल्दी से खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश की। दिस वॉज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2017। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, अगर आपको कंसेप्ट्स पता है, अगर आपको डिटेल्स पता है, तो आप हमेशा कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें सोचो क्या करना होगा। देखो मैं काम करता हूँ, इसको रैशनलाइज करता हूँ। मुझे 1 + cos x ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ। मतलब रैशनलाइजेशन मतलब 1 - cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है, सो लिमिट्स दिख रही है π/4 से 3π/4। तो लोअर लिमिट है π/4, अपर लिमिट है 3π/4। अब अगर मैं इसको 1 - cos x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 - cos x, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 + cos x इंटू 1 - cos x, यानी 1 - cos x का स्क्वायर, और 1 - cos x का स्क्वायर हो जाता है सर sin स्क्वायर x। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिंपल बन चुका है। ये सिंपल इसलिए बन चुका है स्टूडेंट्स क्योंकि अगर आप sin स्क्वायर x से मैं 1 को डिवाइड करूँ तो कितना हो जाता है, वो हो जाता है cos स्क्वायर x, सॉरी cos x स्क्वायर x। आई होप आपको दिख रहा है ना। और cos x अपन sin x क्या होता है सर, cos अपन sin होता है cot, ये हो जाएगा cot इंटू cosec, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस cot x इंटू cosec x। आई होप आपको दिख रहा होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा sin स्क्वायर x से 1 को डिवाइड किया तो हो गया cosec स्क्वायर x, और जैसे ही आपने cos x को sin x से डिवाइड किया तो हुआ cot x, और एक sin x को आपने लिख लिया cos x। और क्या आपको ये दोनों कुछ दिख रहे हैं, आई होप आपको याद होगा। और हमें इसे इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स, हमें इसे इंटीग्रेट करना है π/4 से 3π/4 तक, है ना। ये आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन है। क्या आप मुझे जल्दी से अब इसे देखकर आंसर बता सकते हैं? जल्दी से क्लिक करिए स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फाइनली लिमिट्स की वैल्यूज रखने के बाद कौन सा ऑप्शन आप मार्क करेंगे? जल्दी से मुझे आंसर बताइए स्टूडेंट। क्या आपने सोचा कि यहाँ पे क्या फाइनली करना है? आई होप हम क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं पूरा। देखो जल्दी से, cos x स्क्वायर x क्या हो जाएगा, माइनस cot x। आई होप आपको इंटीग्रेशन याद है, तो ये हो जाने वाला है माइनस ऑफ cot x। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ cot x। और ज़रा इसे देखिए स्टूडेंट्स, ये भी आपका देखा हुआ सा है, क्या है, cot x cos x x, और cot x cosec x का इंटीग्रेशन होता है cosec x। आई होप आपको याद होगा। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, सॉरी माइनस cosec x, है ना। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं इसे फाइनली लिखूंगा, फाइनली मैं इसे लिखूंगा प्लस cosec x। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है जो फाइनली इंटीग्रेट होके आ रहा है। लेकिन आप भूल गए, इसमें आपको लिमिट्स भी रखनी है। लिमिट्स क्या है स्टूडेंट्स? सर लिमिट्स हैं π/4 से 3π/4। ठीक है सर, रख लेते हैं। एक तो है π/4 और यहाँ पर है 3π/4। चलिए इसे फटाफट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो आ जा रहा है 3π/4, तो ये कितना हो जा रहा है माइनस ऑफ कॉट ऑफ 3π/4, है ना। क्या मैं 3π/4 को यहीं के यहीं पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ? आई होप वो एक ही बात है। तो मैं इसे लिखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स पाई माइनस π/4, है ना। सिमिलरली अब अगर 3π/4 यहाँ भी रखा तो कितना हो जाएगा प्लस कॉसेक पाई माइनस π/4। अगर आप इन इनवर्स मतलब इन रेसिप्रोकल वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऑब्वियसली cot x को क्या लिख सकते हो 10x, और cosec को क्या लिख सकते हो sin। वहाँ से भी आप चीज़ें सोच सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इस पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन से आप सबट्रैक्ट करेंगे, किसे आप सबट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स? आप सबट्रैक्ट करेंगे किसे? आप सबट्रैक्ट करेंगे आप π/4 रख के। तो आप सबसे पहले निकालेंगे माइनस ऑफ कॉट ऑफ π/4, आई होप आपको समझ आ रहा है, प्लस cosec ऑफ π/4, प्लस cosec ऑफ π/4। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। और अगर मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ध्यान से देखो, थोड़ी देर के लिए अगर आपको कॉट में कन्फ्यूजन है तो मान लो ये 10 है, मान लो ये 10 है, मैं बता दूंगा कि कैसे कॉट हो जाएगा, बस रेसिप्रोकल ले लेंगे। मान लो होता है 10 पाई माइनस π/4, तो पाई की वजह से 10 तो 10 ही रहता, पर पाई माइनस π/4 यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में 10 होता है नेगेटिव, तो मैं लिखूंगा ऐसे माइनस ऑफ 10 π/4, और 10 π/4 कितना होता है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कितनी 1। आई होप आपको क्लियर हो रही है मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं समझाता हूँ। मैं इसको मान लेता हूँ इसका रेसिप्रोकल, इसको कॉट को क्या लिख लेता हूँ 1/10। तो जो भी आंसर आएगा उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, है ना। फाइनली अब ध्यान सुनना, 10 पाई माइनस π/4, 10 पाई, अगर पाई लिखा है तो पाई की वजह से 10 तो 10 ही रहेगा, लेकिन 10 पाई माइनस π/4 यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो कितना हो जाएगा माइनस 10 π/4। माइनस 10 π/4 कितना होता है -1, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा 1, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 1। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो ये कितना है, ये साइन, मैं अगर इसको कॉसेक को थोड़ी देर के लिए सोचूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin,
साइन पाई माइनस पाई बाय 4, सोचो साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई तो पाई की वजह से साइन साइन रहेगा, लेकिन पाई बाय 4 यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये रहेगा साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, लेकिन ये है कॉसिक तो 1/√2 का रेसिप्रोकल तो कितना हो जाएगा √2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन क्या आएगा स्टूडेंट्स प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस √2। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, सेम वही बात, कॉट पाई बाय 4। अब कॉट पाई बाय 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉट पाई बाय 4 होता है 1, क्योंकि टेन पाई बाय 4 भी होता है 1, और ये हो जा रहा है -1, और -1 में माइनस अगर किया तो हो जा रहा है +1। देखो 1 -1 और ये माइनस किया तो +1, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे मिल रहा है +1 है ना, मैं +1 लिख दे रहा हूँ ऐसा कैसा, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने लिखा है +1। अब आगे सुनेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। अब दिख रहा है कॉसिक पाई बाय 4, कॉसिक पाई बाय 4 वही सेम बात, साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो कॉसिक पाई बाय 4 होगा √2, और √2 के आगे क्या लगा देंगे आप, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर एक नेगेटिव √2 और आ जाने वाला है। और अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, √2 से √2 कैंसिल, 1 + 1 2, तो आपका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा +2, यानी कि आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी। आई होप आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ें समझ आई। इसके साथ अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही सेम क्वेश्चन है, आपको याद आ रहा है हमने किया था, कॉस न्यूमरेटर में लिखा हुआ था cos x, डिनोमिनेटर में 1 + e⁻x। हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की थी स्टूडेंट्स, कौन सी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, जेईई मेंस में 2018 में भी पूछा है, 13 में भी पूछा है, सेम क्वेश्चन। हमें प्रॉपर्टी याद है स्टूडेंट्स, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं क्या a से b तक f(x) को, तो हम इसे लिख सकते हैं a से b f(a + b - x dx, है ना। यही प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है जिसे हम अप्लाई करेंगे। सोचो कैसे करेंगे। पहले तो मैं लिख रहा हूँ -π/2 से sin² x अपॉन 1 + 2⁻x, है ना। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं वो है क्या है स्टूडेंट्स, वो लिमिट्स हैं -π/2 से π/2। आई होप आपको दिख गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो लिमिट्स हैं -π/2 से π/2, और आपका जो एक्सप्रेशन है दैट इज क्लियरली sin² x अपॉन 1 + 2⁻x। तो एक्सप्रेशन है sin² x अपॉन 1 + 2⁻x dx। आपको याद आ रहा है, अभी मैं अप्लाई करता हूँ अगर ये प्रॉपर्टी, तो आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये रहेगा वही -π/2 से π/2, लेकिन सोच के देखो ये हो जाएगा sin² π/2 - π/2 - x। तो sin² - x क्या हो जाएगा, sin² x ही, क्योंकि sin - x क्या हो जाएगा, -sin x तो वापस प्लस हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर जो बना रहने वाला है वो रहेगा sin² x ही, बट डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + π/2 - π/2 - x। तो π/2 से π/2 कैंसिल, बचेगा 2⁻ x dx। तो चीज़ें कुछ ऐसी हो जाएंगी। इसे मैं अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूँ स्टूडेंट्स, तो मैं यहीं से क्या लिख सकता हूँ, 1/2⁻x, 2⁻x यहाँ मल्टीप्लाई और 2⁻x ऊपर आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/2 से π/2 2⁻x sin² x डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय दिस 1 + 2⁻x। इफ़ आई कॉल दिस इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कहूँ, और अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे i + i कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे i + i विल बी 2i। बट राइट हैंड साइड पे आप देखिए दोनों के लिमिट सेम है, तो वो दोनों लिमिट सेम होने की वजह से होगा π/2 से -π/2 से π/2। लेकिन जो छोटा सा चेंज आएगा वो क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर ये भी यही है, ये भी यही है, न्यूमरेटर में sin² x कॉमन आ जाएगा, तो मुझे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में मुझे दिखेगा 1 + 2⁻x, और ये कितना है क्लास, ये है sin² x, अपॉन में ये हो जाएगा 1 + 2⁻x। क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन को कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बचा है सॉल्व करने के लिए वो क्या बचा है स्टूडेंट्स, अब बस sin² x। और क्या आप sin² x को सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली मैं इस i को इधर ले आऊँगा, तो ये 2 को इधर ले आऊँगा, तो i हो जाएगा कितना 1/2, और क्या -π/2 से π/2 sin² x क्या बन जा रहा है, sin² x एक इवन फंक्शन बन जा रहा है, तो उसकी वजह से इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से π/2 और sin² x। और sin² x को आप किस प्रॉपर्टी से लिखेंगे क्लास, याद करो स्टूडेंट्स, मैं क्लियरली एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसे लिख रहा हूँ 0 से π/2, और उस वजह से यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा। और sin² x को हम क्या लिख सकते हैं, याद करिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस की थी, हमने सीखा है 1 - cos 2x कितना होता है क्लास, ये होता है 2 sin² x, है ना। तो sin² x को क्या लिखूंगा, 1 - cos 2x/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - cos 2x/2। ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बन गया जो हम सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स, याद करिए। बस अब आपको सीधे इसको इंटीग्रेट करना है, जो कि आसान है, 1/2 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, और फाइनली आप बस वैल्यूज रखिए और आपका आंसर आपके सामने होगा। आई थिंक यहाँ से आप इसे इजीली वर्कआउट कर लेंगे।
रादर टू बी वेरी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम रेप्लिका है वही क्वेश्चन का जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, जिसे हम आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर कहीं ऐसा पैटर्न या सीक्वेंस बने तो कौन सी प्रॉपर्टी कैसे लगाकर आंसर लाना है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए और मुझे बताइए कि आप इसे कैसे सोचेंगे। जल्दी से पॉज लेकर सोचिए। आई होप वीडियो पॉज करके आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया। क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, वो कह रहा है x इज इक्वल टू 0 टू y dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है सर, अच्छी बात है। और d2y अपॉन dx स्क्वायर पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं सर, दोनों तरफ लेबनीज रूल लगाते हैं। याद है आपको लेबनीज रूल? लेबनीज रूल कहता है सर, एक काम करते हैं, एक छोटा सा टास्क ले लेते हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस x को जब x को डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dx बाई dy। आई होप आपको दिख रहा है। इस तरफ क्या होगा वो सोचना क्लास, इस तरफ जो होगा वो ये होगा सर कि पहले तो आप अपर लिमिट यहाँ पे पास करते हैं। जैसे अपर लिमिट पास की तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर। और फिर आप क्या करते हैं, फिर आप सर एक काम करते हैं, एक काम करता हूँ मैं स्टूडेंट्स, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स बनाना है ना। देखो ध्यान से, जैसे मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ध्यान से सुनना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे आप अपर लिमिट को वेरिएबल में पास करते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर। और आप अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा है। माइनस, अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट पास करेंगे। जैसे ही लोअर लिमिट पास की तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0, यानी हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1। और अब लोअर लिमिट का अगर जीरो का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो होगा 0, तो हो जाएगा 1 इंटू 0, यानी ये पूरा ओवरऑल 0। तो मुझे यहाँ से dy बाई डी एक्स निकलता हुआ दिख रहा है स्टूडेंट्स। अगर मैं dy बाई डी एक्स सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स आ रहा है सर, ये तो 0 हो जा रहा है, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर चला जा रहा है, तो ये दिख रहा है मुझे dy बाई डी एक्स एज 1 प्लस वाई स्क्वायर। आई होप आपको भी दिख ही रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ से थोड़ा भी आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है सर हमसे dy बाई डी एक्स नहीं पूछ रहा है, वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं क्लास। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना, हमारा dy बाई डी एक्स कितना है स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स है 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट यानी 1/2। अब अगर मैं इसको रीडिफ्रेंशिएट करूँ, मतलब मैं निकाल रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, क्योंकि यही क्या होगा स्टूडेंट्स, यही आपका वो होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको रीडिफ्रेंशिएट करना है, मतलब आपको करना है डी डी एक्स किसका, इसका 1 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2। सर कैसे निकालेंगे, चेन रूल लगा देते हैं फटाफट। पहले हम करते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले पूरा ओवरऑल ही कर लेते हैं। तो nx टू द पावर n-1 लगा लेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, तो हो जाएगा -1/2, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2, है ना। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा 1 प्लस वाई स्क्वायर को। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अब अगर मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2y। लेकिन सर चेन रूल के अकॉर्डिंग अभी आपको y का भी डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि ओवरऑल आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये स्टूडेंट्स कि आपसे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूछा है ना, और अगर मैं इसे देखूँ तो ये dy बाई डी एक्स आया था, अब ये y लिखा हुआ है, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और इसे मैं एक बार और लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इसे y डैश। तो ये ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें और सोचें कि आपका आंसर कहाँ से मैच हो रहा है, तो आई थिंक 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ के लिखना चाहूँ तो ये होना चाहिए वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो काफ़ी हद तक चीज़ें सेम है एक्सेप्ट वाई डैश वाला पार्ट। वाई डैश वाला पार्ट क्यों नहीं है, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की स्टूडेंट्स। आई थिंक चीज़ें हमारे लिए तो वैसी हैं जैसी थी, बस मैंने एक छोटी सी गलती की है स्टूडेंट्स। एक छोटी सी गलती ये की है, ये भी गलती नहीं ही है, गलती तो बिल्कुल नहीं है। तो आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड हैं और सिंप्लीफाइड हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या गलती की है, गलती ढूंढते हैं स्टूडेंट्स। एक बार आप भी ट्राई करिए और मुझे बताइए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर सब कुछ ठीक है, बस वाई डैश एलिमिनेट नहीं हुआ ना। जल्दी से एक बार सोचिए स्टूडेंट्स, फिर हम साथ में देखेंगे। वाई डैश को एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब हमने बस ये नहीं देखा स्टूडेंट्स कि वाई डैश हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वाई डैश क्या है, dy बाई डी एक्स, मतलब ये वाई डैश ही तो है। आप सोचो ये आपका वाई डैश है, तो आप वाई डैश की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रख दीजिए स्टूडेंट्स। वाई डैश की वैल्यू आप रखेंगे अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो y बचा, y के साथ वाई डैश की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट
अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बच रहा है अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड इसकी पावर 1/2, और डिवीजन में आपके पास ऑलरेडी सेम एक्सप्रेशन है, क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2। सो डू यू रियलाइज कि ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जा रहा है, मतलब ये पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जा रहा है। तो जो आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है वाई। वाई मतलब कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए। बस छोटा सा ट्रिकी पार्ट वेयर वी गॉट स्टक वाज दिस कि हम वाई डैश को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब मैंने वो दो अलग अलग चीज़ें लिख ली थी, डी वाई बाई डी एक्स और वाई डैश। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए कोशिश करिएगा कि एक ही चीज़ चलाएगा, या तो यहाँ पर भी वाई डैश लिखें तो वो एकदम से एब्रप्टली मुझे स्ट्राइक नहीं किया है ना कि हम वाई डैश निकाल चुके हैं। तो वाई डैश वॉज वॉट, डी वाई बाई डी एक्स, आप रिप्लेस करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनल इस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को वर्कआउट करेंगे। चलिए विद दैट आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं www.magnetbrains.com ये वो वेबसाइट है जहाँ पर हम इंश्योर करते हैं कि ये इंडिया का एक नंबर 100% फ्री ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम इंश्योर करते हैं कि आपको हर तरह के सेगमेंट में, हर तरह के सेक्टर में एजुकेशन रिलेटेड हर चीज़ हम प्रोवाइड करें। एज यू ऑल कैन सी, जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको हमारे सारे टॉप कोर्सेज एक्सप्लोर करने को मिलेंगे एंड एट जीरो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के आप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट यस, आप जैसे ही IIT JEE वाले सेगमेंट पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे नीट और काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, तो आपको IIT JEE का हमारा किल शॉट क्रैश कोर्स 40 डेज का प्रोग्राम और जो हमारा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम चल रहा है वो सारी चीज़ें भी दिख जाएंगी। आप इन पर क्लिक करिए और आप जो भी चाहें वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। वॉच नाउ पर क्लिक करने के बाद ये पूरा सेगमेंट ओपन हो जाएगा। जैसे अगर आप किल शॉट ओपन करें तो किल शॉट पूरा सेक्शन ओपन होगा, सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ जाएंगे। जब भी आप इसे एक्सपांड करेंगे तो चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे और आप इन्हें देखकर यहीं से सारी चीज़ें समझ सकते हैं, है ना। यहीं पर फुल स्क्रीन में देखिए, आराम से वीडियोस को एंजॉय करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज अंडरस्टैंड, हम इंश्योर करते हैं कि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। सो इट इज एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट एजुकेशन प्रोग्राम, है ना। जीरो मतलब ₹0, देयर इज नो कॉस्ट, देयर आर नो हिडन चार्जेस। एंड ऑफ कोर्स हम इंश्योर करते हैं कि विद फ्री एजुकेशन आपको इंडिया के टॉप टीचर्स क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। अपार्ट फ्रॉम दैट येस, वी डू इंश्योर कि इस तरीके से आपको एक क्वालिटी मॉड्यूल प्रोवाइड हो जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को, अपने स्कोर को, अपने परसेंटाइल, अपनी रैंक को और ऑप्टिमाइज कर पाएँ। सो फाइनल थिंग, इट इज़ 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करते हैं। इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड, और हम और मेहनत से काम करें और मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स आ रहे हों टाइमली मिलते रहें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि वो लोग भी इन सारे प्रोडक्ट्स को अवेल कर पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।